Hello everyone, how are you all and welcome everyone to the yet another live class. So भाई कैसे हैं हमारी क्लास 10th वाली बच्चों पार्टी? How are you all? And welcome back to the your first class of half yearly series 2024. क्या हाल चाल है भाई? वेलकम वेलकम, आ जाइए जल्दी से ज्वाइन करिए लाइव क्लास को और हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं विद दी चैप्टर नंबर आपका 1 एंड दैट इज द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। इसको आज की क्लास में पूरा का पूरा कंप्लीट करने वाले हैं 1 घंटे के अंदर, ठीक है। गुड इवनिंग यशस्विनी, गुड इवनिंग प्रगति, के कोडिंग प्रगति, क्या हाल है? आ जाइए जनाब, आ जाइए जल्दी से, अपनी अपनी अटेंडेंस मार्क करिए और फिर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। लेट्स गो। माई सेल्फ शुड ओके, माई सेल्फ सुग्गू, ओके, वेलकम वेलकम बच्चा पार्टी, वेलकम। ओके लेट्स गो। जितने भी लोग आ गए हैं जल्दी से अपनी अपनी अटेंडेंस लगाइए, फिर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आपका चैप्टर। यो क्या बात है। एंड आज के पूरी क्लास में हम कवर करेंगे आपका राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, और ये नेशनलिज्म इन यूरोप का चैप्टर बहुत ज्यादा मजेदार है। हाफ ईयरली के अंदर अगर आप ये क्लासेस देख रहे हो, यू डू नॉट नीड टू वॉच एनी ऑफ द क्लास। आपको इसके अलावा कोई और क्लास देखने की जरूरत ही नहीं है। क्यों जनाब, इसके अलावा आपको और कोई क्लास देखने की जरूरत क्यों नहीं है? क्योंकि इस क्लास के अंदर इस चैप्टर को इतनी ज्यादा बढ़िया तरीके से पढ़ाएंगे, इतनी ज्यादा डिटेल के अंदर पढ़ा रहे होंगे कि जनाब इसके अलावा आपको कुछ और देखने की जरूरत नहीं होगी, ठीक है। यस, सो व्हेन विल वी स्टार्ट ऑन एम्बाइब ऐप? एम्बाइब ऐप पे मैं कुछ दिनों में लाइव हो जाऊंगा, ठीक है। 2-3 दिन और लगेंगे यार, फिर हम लोग एम्बाइब ऐप पे भी जो बैच आपका बना है क्लास 9th एंड 10th का, उसके अंदर भी मैं आपकी लाइव क्लासेस ले रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। यस, आर यू रेडी एवरीवन? ओके, आई एम अटेंडिंग योर फर्स्ट क्लास एवर। उम्मीद करते हैं तुमको बहुत पसंद आने वाली है क्लास। चलिए लेट्स गो। ओके आइए। हाँ जी जनाब, चलिए राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। उम्मीद करते हैं चैप्टर से परिचय हो जाएगा आपकी बार में। या चलिए लेट्स गो। हेलो भी रेयांश बच्चा, वेलकम। लेट्स गो। तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। आशीष भैया का स्वागत है, और जो भी लोग आते जा रहे हैं प्लीज लाइक वाइक करते जाइएगा सेशन को। एंड ये सेशन जो होता है, आर यू न्यू? यूट्यूब पे तो न्यू नहीं हूँ, हाँ जी प्लेटफॉर्म पे न्यू हूँ, ठीक है, वेलकम। ओके लेट्स गो। तो हम चालू करते हैं डायरेक्ट राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, और ये आपका एम्बाइब ऐप जिसका सब्सक्रिप्शन आपको पता ही है, सारी चीजें उसको हमें डिस्कस करने की जरूरत नहीं होती है। चलिए लेट्स गो। नेशनलिज्म इन यूरोप, बहुत बढ़िया तरीके से हम इसको समझाने वाले हैं भैया। नेशनलिज्म इन यूरोप, यूरोप में राष्ट्रवाद की शुरुआत। अगर कोई 9th वाला भी देख रहा है इसको, तो वो भी अपने 9th के चैप्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन इसको कनेक्ट कर सकता है बहुत अच्छी तरीके से। किस तरीके से चीजें होने वाली हैं जनाब, चलिए लेट्स गो। हाँ, फ्रेडरिक सोरियो स्पेलिंग एरर है। मेरी कहा भैया, फ्रेडरिक सोरियो का स्पेलिंग एरर आ गया, ठीक है। चलो भैया, नेशनलिज्म इन यूरोप स्टार्ट करने वाले हैं। नेशनलिज्म इन यूरोप की कहानी, यूरोप में राष्ट्रवाद कहां से चालू हुआ, कहां को जाएगा, किधर को होने वाला है, तो ये सारी चीजें आज के इस चैप्टर के अंदर। भैया नेशनलिज्म इन यूरोप की बात करी जाए तो नेशनलिज्म इन यूरोप की कहानी चालू होती है एक पेंटिंग के साथ में, जिसे कहा जाता है द फर्स्ट पेंट। द फर्स्ट पेंट कुछ ऐसा सा दिखता है भाई, कुछ ऐसा सा दिखती है पेंटिंग। तुम्हारी एनसीईआरटी में भी तुम इस पेंटिंग को जानते हो। हाँ 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 हाँ, तुम इस पेंटिंग को जानते हो? हाँ सर जानते हैं इस पेंटिंग को। ये पेंटिंग भैया बनाई है आपकी, क्या कहते हैं, फ्रेडरिक सोरियो ने। किसने बनाई है भैया ये पेंटिंग? ये पेंटिंग आपकी बनाई गई है आपकी फ्रेडरिक सोरियो द्वारा। किसने बनाई है भैया? ये पेंटिंग आपकी बनाई है फ्रेडरिक सोरियो ने। फ्रेडरिक सोरियो ने इस पेंटिंग अंदर बहुत सारी चीजें दिखाई हैं, अगर तुम ध्यान से देखोगे तो। भैया इस पेंटिंग अंदर, ये मैंने खुद हैंड रिटन नोट्स हैं भाई बच्चों पार्टी आपके, तो आप इसको जाके देख सकते हो भाई, बहुत हैंड रिटन नोट्स बढ़िया है। आपको अगर ये चाहिए तो मेरे को बता देना भाई, मैं आपको इसको प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। ये नोट्स आफ्टर दी लेक्चर आपको प्रोवाइड हो ही जाएंगे वैसे ही, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे उन्होंने कुछ चीजें बताई हैं। फ्रेंच रेवोल्यूशन से स्टार्ट होगा, यस भी प्रगति फ्रेंच रेवोल्यूशन से ही स्टार्ट हो रहा है। ये बात है 1848 की, ये बात है 1848 की। हमने छोड़ा कहाँ था? हमने छोड़ा था क्लास 9 के अंदर, अगर तुम्हें कुछ भी याद हो, हमने छोड़ा था क्लास 9 के अंदर फ्रेंच रेवोल्यूशन के अंदर कि भैया नेपोलियन आया था, 1804 के अंदर छोड़ा था। अब 1848 की बात है, थोड़ा सा चीजें और बदल चुकी हैं। 1848 फ्रेडरिक सोरियो ये आर्ट बना रहे हैं आपकी। ये आर्ट बनाते हुए फ्रेडरिक सोरियो ये दिखा रहे हैं, ये कोई स्टैचू ऑफ लिबर्टी है। स्टैचू ऑफ लिबर्टी, स्टैचू ऑफ लिबर्टी के आगे, स्टैचू ऑफ लिबर्टी के आगे कुछ कंट्रीज निकल चुके हैं। स्टैचू ऑफ लिबर्टी के हाथों में कुछ है, स्टैचू ऑफ लिबर्टी हाथों में कुछ लेके खड़ा है, और यहाँ पे एक टॉर्च है, इसे टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट कहा गया
गया है। जो जो कंट्रीज इसको पार करते जा रहे हैं, जैसे कि यूएसए हो गया, जैसे कि स्विट्जरलैंड हो गया, ये कंट्रीज ने इसको पार कर लिया है। ये कंट्रीज अब क्या बन चुके हैं, ये कंट्रीज पूरी की पूरी नेशनलिज्म अटेन कर चुके हैं। अब ये नेशनलिस्ट कंट्रीज बन चुके हैं। अब ये जो आपका स्टैचू है, ये जो स्टैचू है जनाब, ये स्टैचू के पीछे कुछ कंट्रीज आ रहे हैं। ये जो होता है स्टैचू के पीछे कुछ कंट्रीज आ रहे हैं, जैसे कि देख रहे हो फ्रांस आ रहा है इनके पीछे, जर्मनी आ रहा है इनके पीछे, और ऑस्ट्रिया आ रहा है इनके पीछे। वो इतना बड़ा इवेंट है ये कि सब गॉड्स आ चुके हैं, गॉड आ चुके हैं। जीसस को दिखा रहे हैं वो, कि जीसस आसमानों में खड़े हुए देख रहे हैं, फ्रेटर्निटी को वो दिखा रहे हैं। यहाँ पे सारे के सारे एंजल्स सब लोग जो होता है आके देख रहे हैं। और नीचे कुछ हड्डियां वड्डियां भी बिखरी पड़ी हैं, ये देख रहे हो, ये यहाँ पे ये हड्डियां वड्डियां भी बिखरी पड़ी हैं। जो हड्डियां वड्डियां हैं सर, ये किसकी हैं? ये हड्डियां वड्डियां जो होता है, ये यहाँ पे ये हड्डियां वड्डियां जो होता है वो शैटर्ड रिमेन्स है, जो कि एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशंस है, जो मोनार्कियल इंस्टीट्यूशंस है, उनके बचे कुचे जो घास कंकाल बचे हैं, वो सारे के सारे यहाँ पे पड़े हुए हैं। तो ये है आपका द फर्स्ट पेंट, जो कि फ्रेडरिक सोरियो ने ये पेंटिंग बनाई है 1848 के अंदर। अब यहाँ से आपका ये चैप्टर स्टार्ट होता है। यहाँ पे जो आपका ये एम्बाई वेब है, यू नो अबाउट इट वेरी वेल, सारी की सारी चीजें आप जानते ही हो एम्बाई वेब के बारे में, ठीक है। चलिए, तो अब हम चालू करते हैं विद दिस, ठीक है। यस, विद दिस हम लोग चालू करते हैं आपका फ्रेंच रेवोल्यूशन को। ओके, आइए आइए जनाब, आगे बढ़ते हैं। द फर्स्ट पेंट, फ्रेडरिक सोरियो ने ये पेंटिंग बनाई है, और यहाँ पे इन्होंने जिसको फर्स्ट पेंट को नाम दिया है, कैसा नाम दिया भैया इसको नाम दिया है यूथोपियन विजन की सोसाइटी। ये लोग इमेजिन कर रहे हैं भाई। हाय सर, वेलकम। हाँ, मोनार्की का रेसिड्यू है, यस। अब इन्होंने नाम दिया है इस फर्स्ट पेंट को यूथोपियन विजन। यूथोपियन विजन क्या है भैया? फ्रेडरिक सोरियो एक ऐसी सोसाइटी की कल्पना कर रहे हैं, एक ऐसी सोसाइटी की कल्पना कर रहे हैं जहां पे 100% लिटरेसी रेट है, जहां पे 100% सब लोग एजुकेटेड है, जहां पे 0% क्राइम है, जहां पे 0% करप्शन है। यानी यूथोपियन सोसाइटी क्या है? यूथोपियन सोसाइटी एक ऐसी सोसाइटी है जो कि आइडियलिस्टिक सोसाइटी है, एक आइडल सोसाइटी है, जहां पे कुछ भी खराबी नहीं है, जहां पे कुछ भी खराबी नहीं है। तो अब मोनार्की जा चुकी है, मोनार्की के ये शैटर्ड रिमेन्स यहां पड़े हुए दिख रहे हैं नीचे। और अब जो होता है भैया, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, ह्यूमन राइट्स आ चुका है, टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट आ चुका है। अब ये सारी चीजें जब आ चुकी हैं, तो फ्रेडरिक सोरियो इसको दिखा रहे हैं कि भैया जो नेशनलिज्म है अब वो इमर्ज कर रहा है। नेशनलिज्म जब इमर्ज करा है, नेशनलिज्म की बात करें तो नेशनलिज्म जब इमर्ज करा है जनाब, तो नेशनलिज्म जब इमर्ज करा है तो नेशनलिज्म इमर्ज विद दी आपका नेशन स्टेट। क्या मतलब क्या है सर इसका? नेशनलिज्म इमर्ज विद द नेशन स्टेट। अब जो होता है, हमारे एक चचा आए हैं जिनका नाम है अर्नेस्ट रेनान। क्या नाम है भैया चचा का? चचा का नाम बताओ। चचा का नाम है अर्नेस्ट रेनान, रेनान चचा। रेनान चचा ने सबसे पहली डेफिनेशन दी है नेशन स्टेट की। क्या डेफिनेशन दी है सर नेशन स्टेट की? नेशन स्टेट की अर्नेस्ट रेनान चचा कहते हैं कि नेशन स्टेट की क्या डेफिनेशन है। नेशन स्टेट की ये डेफिनेशन ये देते हैं कि भैया जब कोई स्टेट में जैसे कि भारतवर्ष, ठीक है, क्या है भैया? भारतवर्ष है, तो भारतवर्ष एक नेशन स्टेट है। हमारा ये क्या कहते हैं, देश है, हमारा नेशन है, हमारी एक स्टेट है। हम सब क्या हैं? हम सब भारत के नागरिक हैं। तो ये क्या कहते हैं, सिटीजन्स होंगे किसी भी नेशन स्टेट के, वो एक कलेक्टिव बिलोंगिंग के सेंस को महसूस करेंगे, कलेक्टिव बिलोंगिंग और कॉमन आइडेंटिटी। तुम अगर यहाँ से उड़ के चले जाओ, मान ले अमेरिका, ठीक है, अमेरिका तुम जाते हो, अब अमेरिका में तुम्हें क्या कहते हैं, एक और इंडियन मिलता है, तो तुम उससे इतनी अच्छी बात क्यों करते हो? कभी सोचा है? क्योंकि तुम्हारी और उसकी आइडेंटिटी सेम है। क्यों? क्योंकि तुम इंडियन हो, तो वो भी इंडियन है, तो एकदम भाईचारा सा हो जाता है, नहीं होता है। कहीं तुमसे कोई और भी आके मिले, विदेशी आके मिले, तो तुम्हें ऐसा नहीं लगेगा कि ये हमारे में से। लेकिन कभी इंडियन आके मिले तो कैसा लगेगा, भाई ये तो कब का जाना पहचाना कोई इंसान है, ठीक है, आके मिल गया है, हिंदी बोलने वाला, ठीक है। तो अर्नेस्ट रेनान ये डेफिनेशन सबसे पहले देते हैं। नेशन स्टेट जो होता है, जो इवॉल्व हुई है, वो कॉमन हिस्ट्री से इवॉल्व हुई है और कॉमन एक्शंस ऑफ लीडर्स का एक समूह है। यानी कि मान लो मेरी हिस्ट्री में है कि महात्मा गांधी ने स्ट्रगल करा, तब हमें जो होता आजादी मिली। तुम्हारी हिस्ट्री में किसी और ने स्ट्रगल करा था क्या? अरे नहीं सर, कैसी बात कर रहा हो? नहीं, तुम्हारी हिस्ट्री में किसी और ने स्ट्रगल करा था क्या? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। ठीक है, जो लीडर्स मेरी हिस्ट्री में होंगे वही लीडर्स तुम लोगों की भी हिस्ट्री में होंगे। तो यहाँ पे हमारी कॉमन हिस्ट्री है।
कैसी हिस्ट्री है हमारी? कॉमन हिस्ट्री है, कॉमन हिस्ट्री ऑफ स्ट्रगल्स है हमारी। जो जितनी हिस्ट्री है उनके स्ट्रगल सारे के सारे कॉमन है, उनमें जितनी भी सारी चीजें हुई हैं वो हमारी कॉमनली हमारी एक एक करके सारी की सारी चीजें होती चली गई हैं। तो ये वही कहते हैं, ये वही कहते हैं। बाकी ये स्लाइड मैं तुम्हें दे दूंगा, तुम आराम से बैठ के पढ़ लेना, इसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं, लेकिन मैं तुम्हें मेन कहानी बताता हुआ जा रहा हूँ। ये कहते हैं कि भैया वही सारी चीजें हैं कि आपकी जो एक नेशन स्टेट बन पाती है। अब यहाँ पे जब नेशन स्टेट में, तो एक बार मैं एक चीज कर रहा हूँ, चलो कोई नहीं, ठीक है, आदत हो जाएगी। या हाँ, हमें यहां से करना है, ओके डन। ये क्योंकि पीपीटी चल रही है आपकी। या तो फ्रेंच रेवोल्यूशन से आपका नेशन स्टेट का फर्स्ट आइडिया आता है निकल के। फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 के अंदर होता है। यहाँ पे भैया फ्रांस के अंदर जो होता है पूरी की पूरी मोनार्की को उठा के फेंक दिया जाता है। यहाँ पे जो होता है एक स्लोगन था जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हो रहा था। ये तुम्हारी जो ये पेंटिंग है एनसीईआरटी के अंदर दी हुई, ये पेंटिंग अंदर एक आपका ये यहाँ कहीं पे एक स्लोगन देखने को मिलता है, द पीपल मस्ट सीज देयर ओन फ्रीडम। लोगों को अपनी आजादी खुद बनानी होगी, लोगों को अपनी आजादी खुद पहचाननी होगी। इस तरीके से ये स्लोगन आपका देखने को मिलता है। सोहित राज, हेलो बच्चा, वेलकम। तो भैया यहाँ पे फ्रेंच रेवोल्यूशन ने मॉडर्न नेशन स्टेट का आइडिया पूरा का पूरा लेके आया है। अब जो फ्रेंच रेवोल्यूशन था उसने मोनार्की को एक अलग फॉर्म में ट्रांसफर कर दिया उसको एक बॉडी में जो कि फ्रेंच सिटीजंस द्वारा गवर्न की जा रही है अगेंस्ट लुइस 16। यस, वेरी नाइस। और यहाँ पे नेशन को एज एन यूनाइटेड कम्युनिटी उसने बताया। लेकिन फ्रेंच रेवोल्यूशन ने कुछ सारे न्यू आइडियाज भी लेके आए थे, उनके बारे में जरा डिस्कस करते हैं। हाँ, वो आइडियाज क्या थे सर? वो आइडियाज कुछ इस तरीके के थे जो फ्रेंच रेवोल्यूशन लेके आया था। वो आइडियाज कुछ इस तरीके के थे। फ्रेंच रेवोल्यूशन जब हुआ तो वहां पे कुछ नए नए आइडियाज निकल के आए जो कि डेमोक्रेटिकली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। यहाँ पे देखो, फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज आपका नेशनलिज्म का आइडिया लेके आए कि राष्ट्रीयवाद है, हमारा राज्य है, हम लड़ भिड़ेंगे। हम देखा नहीं था जब फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान जब वॉर हुआ था प्रशिया और ऑस्ट्रिया के अगेंस्ट, तो भैया सारे के सारे लोग वॉलंटियर करने लग रहे थे कि भैया हम जाएंगे लड़ने। क्यों? क्योंकि भैया यहाँ पे चल रहा था नेशनलिज्म की भावना, यहाँ पे नेशनलिज्म चल रहा था। यस, मोनार्की के बाद में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन गया था। फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम की बात कर रहे हैं जब इसको कॉन्स्टिट्यूशन में कन्वर्ट करा गया था। यहाँ पे फ्रेंच रेवोल्यूशन में आइडियाज ऑफ जो ला पात्रे थे और ला सिटोयन थे, इसके ऊपर एम्फसाइज हुआ। ला पात्रे एंड ला सिटोयन क्या था कि भैया हमारा जो फादरलैंड है, जैसे हम नहीं कहते हैं भारत माता, भारत हमारी मातृभूमि है, ऐसा करके कहते हैं, नहीं कहते हैं? हाँ सब कहते हैं। भारत क्या है? भारत हमारी मातृभूमि है, मातृभूमि है। तो ये लोग क्या कहते थे? फ्रांस हमारा पितृभूमि है, हमारा फादरलैंड है। हम कहते हैं हमारी मदरलैंड है, वो कहते थे हमारा फादरलैंड है। हम फादरलैंड के सिटीजंस हैं, जैसे हम कहते थे वी आर द सिटीजंस ऑफ इंडिया, ठीक है? तो वो कहते थे वी आर द सिटीजंस ऑफ, वी आर ला सिटोयन ऑफ अवर ला फादर फ्रांस, इस तरीके से वो बोलते हैं, ठीक है? तो उन्होंने इस आइडियाज के ऊपर बहुत ज्यादा एम्फसाइज करा। एक नया फ्रेंच फ्लैग बना जिसमें ट्राई कलर था और फॉर्मल रॉयल स्टैंडर्ड को रिप्लेस कर दिया गया। कौन कौन से कलर थे भैया? ब्लू, व्हाइट और रेड, ठीक है? यस, ये याद रखना है तो याद रख लेना, नहीं यार कोई बात नहीं। स्टेट जर्नल को एक्टिव सिटीजंस की बॉडी से रिप्लेस कर दिया गया और इसको नाम रखा गया भैया नेशनल असेंबली, ठीक है? मतलब ये वो वाली नेशनल असेंबली नहीं है, ये जैसे कि हर एक मान लो यूपी, मान लो एमपी, इस यूपी एमपी का एक एक जर्नल हुआ करता था। मान लो इसका चीफ मिनिस्टर सीएम मान लो, तो सीएम को रिप्लेस कर दिया गया विद द एक्टिव सिटीजंस की बॉडी। वहां पे इसकी भी एक मतलब लोकल जो होता है यहाँ पे विधानसभा रख दी गई, विधानसभा बन दी गई। यस, ठीक है? हाँ भाई, रघुवीर विश्वकर्मा, यो वेलकम। हाँ, यहाँ से बहुत क्वेश्चंस बनते हैं। यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारे के सारे पॉइंट, ये पूरा का पूरा पता 5 नंबर के आ जाता है, 5 मार्क फुल, सारे के सारे पॉइंट लिखने हैं। न्यू हाइम्स को कंपोज करा गया, मार्टियर्स को कमेमोरेट करने लग रहे नेशन के नाम पे कि भैया ये शहीद हुआ है, किसके नाम पे? देश के नाम पे शहीद हुआ है। सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को पुट करा गया इन यूनिफॉर्म लॉज फॉर फॉर्मुलेटेड फॉर ऑल द सिटीजन, सारे के सारे सिटीजंस के लिए यूनिफॉर्म लॉज बनाए गए। क्या बनाए गए भैया? सारे के सारे सिटीजंस के ऊपर अब एक यूनिफॉर्म लॉज होंगे। अब जो होता है सारे के सारे सिटीजंस एक यूनिफॉर्म लॉ के अंतर्गत काम करेंगे। इंटरनल कस्टम ड्यूटीज को अबॉलिश कर दिया गया। बॉस, ये इंटरनल सर कस्टम चैप्टर है ये क्या? नहीं, बहुत आसान चैप्टर है यार, कैसी बात कर रहे हो भाई? देख भाई, फिर से सुन, हुआ क्या? सबसे पहली बात हुआ क्या भैया, यहाँ पे आप फ्रांस की बात हो रही है। फ्रांस के अंदर हुआ था फ्रेंच रेवोल्यूशन, जिसके अंदर हुआ क्या था? राजा को हटा के
अब लोगों की सरकार चलेगी, ठीक है। लोगों की जब सरकार की बात हुई तो उसके अंदर कुछ ऐसी बातें आई जो कि हमारी आज की डेमोक्रेसी के ऊपर मेन उसकी नींव रखती हैं। वो क्या है? बहुत आसान है, राष्ट्रीयवाद आया, ठीक है, बहुत आसान है, पेन सब रखो, सिर्फ कहानी सुनो, राष्ट्रीयवाद आ गया, हाँ ठीक है। ला पात्रे ला सिटोएन आया, तुम नहीं कहते हम भारत माता के बच्चे हैं, हम जो होता है हमारी हमारी भारत क्या है, हमारी मातृभूमि है, ऐसी वो लोग कहने लगे फ्रांस हमारी पितृभूमि है, हमारे फादरलैंड है, हम उसके ला सिटोयन है, यानी हम उसके बच्चे हैं, हम उसके जो होता है नागरिक हैं, हम उसके सिटीजन हैं। अब नया फ्रेंच फ्लैग बन गया, कौन कौन सा कलर है? ब्लू, व्हाइट, रेड, ठीक है। और उसके बाद में क्या हुआ? मेरे साथ साथ में स्क्रीन मत देखो, मुझे देखो, ठीक है भैया। क्या हुआ उसके बाद में? भैया स्टेट जनरल्स को हटा दिया गया। स्टेट जनरल कौन होता है? चीफ मिनिस्टर, योगी आदित्यनाथ मान लो, या जो होता है भैया बंगाल के चीफ मिनिस्टर, या महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर, या मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर, दिल्ली के चीफ मिनिस्टर, इनको हटा दिया गया। ये बैठे किसके थे? राजा के आदमी थे। इनको हटा के किसका आदमी बिठाला जाएगा? हमारा आदमी बिठाला जाएगा, ठीक है। इसे नाम दिया गया नेशनल असेंबली। नए नए राष्ट्रीय गान बनेगा। भैया मजा कहां से आ जाएगा यार? कोई देश बन रहा है, कोई नेशन बन रहा है, उसका राष्ट्रीय गान ना हो, फीलिंग नहीं आएगी अंदर से भाई, गट फीलिंग नहीं आएगी, ठीक है। गट फीलिंग नहीं आएगी तो भैया गट फीलिंग नहीं आएगी, इसलिए जो होता है वो नई नई हाइम्स, ये देश के नाम पे शहीद हुआ है भाई, इसको जो होता है पूरा का पूरा फुल इज्जत मिलनी चाहिए, इसको कमेमोरेट करो, ठीक है। एक नया सेंट्रलाइज सिस्टम बनाओ जो कि सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन हो, सारे के सारे लोगों को बताओ उन्हें क्या करना है, कहां पे कैसे करके लॉ को कंट्रोल करा जाएगा, दैट्स द मेन थिंग, ठीक है। भाई साहब उसको कैसे कंट्रोल करेंगे? वहां पे जाओ, मध्य यूपी के अंदर जाओ, वहां पे कैसे लॉ को कंट्रोल करना है। उसके बाद में इंटरनल कस्टम ड्यूटीज इंपॉर्टेंट है भाई, क्वेश्चंस भी करवाऊं, क्वेश्चंस में अलग सेशन में करवाऊंगा। अभी आज चैप्टर कंप्लीट करते हैं भाई, ठीक है। 1 घंटे के अंदर चैप्टर निपटाते हैं, 1 घंटे के मतलब 1 सवा घंटे के अंदर चैप्टर निपटाते हैं, फिर अपन लोग क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। क्वेश्चंस के लिए एक अलग सेशन लेंगे। इंटरनल कस्टम ड्यूटीज कौन जानता है भैया? यहाँ कौन है हमारा 1.5 साल बच्चा जो जानता है इंटरनल कस्टम ड्यूटीज? इंटरनल कस्टम ड्यूटीज कोई जानता है? हाँ जी, हु नोज द इंटरनल कस्टम ड्यूटीज? इंटरनल कस्टम ड्यूटी, इंटरनल कस्टम ड्यूटी के तौर पे तुम ऐसे समझ सकते हो, मान लो आई एम फ्रॉम यूपी, मैं यूपी से हूं, जाना है मुझे मान लो दिल्ली, फिर दिल्ली से जाना है मुझे गुजरात, गुजरात से जाना है मुझे यार क्या कहते हैं मान लो राजस्थान, राजस्थान से मुझे जाना है मान लो हरियाणा, ठीक है। अब ये हर बॉर्डर है, मैं यहां से लेके निकला, क्या मैं यहां से लेके निकला, मान लो कोई सामान लेके निकला, उस सामान के ऊपर मुझे यहाँ पे टैक्स देना पड़ा जब मैं यूपी से दिल्ली गया, फिर यहाँ पे फिर मुझे टैक्स देना पड़ गया, फिर यहाँ पे फिर टैक्स देना पड़ गया, फिर यहाँ पे फिर टैक्स देना पड़ गया उस सामान के ऊपर, तो ये कहलाती है क्या? इंटरनल कस्टम ड्यूटी, ठीक है। समझ में आई? हाँ सर। अब फ्रेंच को नई लैंग्वेज के तौर पर बनाया गया और यूनिफॉर्म सिस्टम्स ऑफ वेट एंड मेजर बना दिया गया, यानी कि भैया मान लो मैं यूपी का रहने वाला हूँ, मैं पहुंच जाऊं बंगाल में, या मैं पहुंच जाऊं क्या कहते हैं भैया दिल्ली में, मैं को वहां पे भैया 1 किलो चावल दे दो जरा, ठीक है। भैया ने मालूम दिया इधर रख दिया, अबे कहा बोल रहा है बे, जो बछुआ कहा बोल रहा है, ठीक है, बुड़बक कहा बोल रहा है कि 1 किलो चावल दे दो, है अबे ये क्या होता है 1 किलो चावल, ठीक है, 1 पासन चावल बोल, ठीक है, ठीक है, यस। तो ऐसा थोड़ी ना होता है भाई, 1 किलो चावल हर जगह चलते हैं, ठीक है। तो 1 किलो चावल हर जगह चलते हैं, ऐसे ही नेपोलियन ने करा था, वो सॉरी फ्रेंच रेवोल्यूशन के तौर पर हुआ था कि भैया यूनिफॉर्म सिस्टम्स ऑफ वेट एंड मेजर्स को अडॉप्ट किया गया। ऐसा यूनिट मान सकते हो इसको, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट, जैसे कि भैया टाइम की सेकेंड, क्लियर हुई? यस, ये हमारा आया। अब उसके बाद में आगे बढ़ते हैं जनाब, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। आगे बढ़ा जाए तो आगे बढ़ने में हमें देखने को मिलता है फिर से वही बात जैकोबियन क्लब्स के बारे में। जैकोबियन क्लब्स के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पे कुछ मेंबर्स जो सेम माइंडेड लोग थे वो इकट्ठा होके एक क्लब बना लिए जिसका नाम रखा गया जैकोबियन क्लब्स, ठीक है। जैकोबियन क्लब्स की जो काम थे वो क्या काम था, ये वो वाला जैकोबियन क्लब नहीं है जो तुम पढ़ के आ रहे हो, ठीक है, 9th वाले जो है यहाँ पे, हाँ वो वाला जैकोबियन क्लब नहीं है। यहाँ पे जो जैकोबियन क्लब की बात हो रही है वो थोड़ा सा अलग जैकोबियन क्लब है, ये 1790 का जैकोबियन क्लब है। यहाँ पे जो जैकोबियन क्लब्स बन रहे हैं इनका काम क्या है? इनका काम है कि भैया जो फ्रेंच आर्मीज आ रही हैं, जो लिबरल आर्मीज हैं, जो फ्रीडम को लेके आ रही हैं,
जो आपकी लिबर्टी को लेके आ रही हैं, यानी कि फ्रीडम ऑफ स्पीच को लेके आ रही हैं, सारी की सारी राइट्स को लेके आ रही हैं, दूसरे एरियाज को आजाद करने आ रही हैं, उनके लिए रास्ता बनाओ, उनके लिए रास्ता बनाओ, उनको लेके आओ, उनको लेके आओ, ठीक है, यस, उनको लेके आओ। तो ये सारी की सारी लोग जो होता है उनके लिए रास्ता बनाते थे, उनको स्विट्जरलैंड और इटली वगैरह के एरिया में पहुंचाने के लिए। ये सब चल ही रहा था फ्रांस के अंदर। फ्रांस के अंदर रेवोल्यूशन आ चुका है, फ्रांस के अंदर सारी चीजें चल रही हैं, लेकिन इस बीच में आता है हमारा ये बंदा जिसका नाम है नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट आता है भैया, फ्रांस के अंदर रिटर्न करता है और ये डेमोक्रेसी फ्रांस की पूरी डिस्ट्रॉय कर देता है। ये फ्रांस के अंदर जितनी भी डेमोक्रेसी थी उसको पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय कर देता है और दोबारा से ये लेके आता है क्या, आपका एब्सोल्यूट मोनार्क सिस्टम लेके आता है ये। और यहाँ पे ये एस्टेब्लिश करता है सिविल कोड ऑफ 1804, 1804 का नेपोलियनिक कोड कहा जाता है इसको, या तो कहा जाता है भैया इसको सिविल कोड ऑफ 1804। यहाँ पे जब ये रिटर्न करता है, ये आता है कुछ 1803 के बीच में, ये अपने आप को जो होता है पावर में लेके आता है। जब ये 5 बैंड्स का मेंबर होता था, तो उसके बाद में ये अपने आप को पावर में लेके आता, 1804 में ये अपने आप को क्राउन कर देता है, राजा बना लेता है ये अपने आप को। उसके बाद में ये बहुत ज्यादा एकदम क्या कहते हैं ना, उसे ग्राउंड ब्रेकिंग रेवोल्यूशंस करता है चीजों में। जैसे कि भैया एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में उसने बहुत ज्यादा रेवोल्यूशनरी प्रिंसिपल्स लेके आया। उसने सिविल कोड ऑफ 1804 लेके आया, जिसके अंदर उसने खोला क्या, जिसके अंदर उसने खोला भैया भारत पेट्रोलियम, जिसने उसने खोला भैया भारत पेट्रोलियम। भारत पेट्रोलियम खोल दिया सर उसने। भारत पेट्रोलियम क्या सर? सर भारत पेट्रोलियम का मतलब, अरे सर भारत पेट्रोलियम का मतलब होता है उसने खोला बी से भारत, यानी बी से भैया बर्थ मान लो, बर्थ के ऊपर जितनी प्रिविलेजेस होंगी, यानी कि भैया तुम राजा के परिवार से हो, तुम्हें अलग से ट्रीट किया जाएगा। तुम काय से हो, तुम अच्छा तुम आम आदमी हो, नहीं, तुम अलग से ट्रीट करा जाएगा। अच्छा तुम कौन हो, तुम न्यूबिलिटी, तुम जो होता है वो हो पादरी हो, तुम्हें अलग से ट्रीट करा जाएगा। उसने ये सारी चीजें हटा दी ना, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। अब भैया पी से पेट्रोल या पी से प्रॉपर्टी मान ले भाई, ठीक है। क्या है भैया ट्रिक याद रखोगे इसको, भारत पेट्रोलियम, बीपीएल, ठीक है, भारत पेट्रोलियम। उसने जो होता है आपकी क्या कहते हैं राइट टू प्रॉपर्टी, ये माइट नहीं है, राइट है, ठीक है, राइट टू प्रॉपर्टी को उसने सिक्योर करा। ये चैप्टर बोरिंग है, चैप्टर बोरिंग कहां से हो गया भाई, अभी ये चैप्टर मजेदार होने वाला है बहुत, ठीक है। उसने राइट टू प्रॉपर्टी को सिक्योर कर दिया भाई। और उसके बाद में उसने जब पेट्रोलियम लेके आया वो, तो लॉ को उसने, इक्वलिटी बिफोर लॉ जो होता है उसने स्टैब्लिश कर दी। या बिलो पॉवर्टी लाइन भी तो होता है बीपीएल, हाँ, लेकिन यहाँ पे हमारा भारत पेट्रोलियम के तौर पे इसको याद रख सकते हो, या बीपीएल बिलो पॉवर्टी लाइन भी याद रख सकते हो, ठीक है, तुम जैसा चाहो वैसा याद रख सकते हो, तुम्हारी मर्जी है। मैं इसको भारत पेट्रोलियम के तौर पे याद रखता हूँ। अब नेपोलियन चचा ने बहुत सारे चीजें कर दी। नेपोलियन चचा कहाँ गए हमारे, हाँ ये रहे। अब नेपोलियन चचा ने सारे की सारी चीजें करी, लेकिन नेपोलियन चचा कुछ चीजों में बड़ा ही पीछे रह गए। क्या कायम सर पीछे रह गए? कुछ चीजों ने इन्होंने बड़ा ही गलत काम करा नेपोलियन ने। जैसे कि यहाँ पे जो होता है सिविल कोड जो ये लेके आया, शुरू में इसका बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। लोगों ने कहा अरे भाई साहब नेपोलियन इतनी बढ़िया चीजें कर रहा है, इसने सारे के सारे आपका कम्युनिकेशन सिस्टम सुधार दिए, इसने रोड वगैरह बढ़िया भिजवा दिए, हाँ बढ़िया तरीके से एकदम जो होता है सारा का सारा ट्रांसपोर्ट होगा, हमारी इकोनॉमी बहुत अच्छी जाएगी। लोगों ने कहा अरे भाई साहब बंदा लिबरल है, बंदा बहुत अच्छा काम कर रहा है। लेकिन जब बाद में देखा इसने कुछ ऐसी सारी चीजें करी जिसकी वजह से लोग बहुत नाराज हो गए। शुरू का बड़ा ही अच्छा इसका चला, इसका सिविल कोड ने बड़ा ही अच्छी तरीके से एकदम तबाही मचा दी पूरे यूरोप के अंदर। अरे भाई कोई बंदा आया है नेपोलियन बंदा क्या कर रहा है भाई साहब, उसने यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजर्स कर दिया, उसने भारत पेट्रोलियम खोल दिया भाई, बेस्ड ऑन बर्थ जितनी राइट्स थी वो सब छीन ली। हम लोग बड़ा हंस रहे हैं, क्या कहते हैं पादरियों को देखिए, देखो उसे देखो, ऊपर बैठता था क्या कहते हैं चर्च में, अब आगे आया नीचे। नेपोलियन ने जो होता है भैया इसको उतार लिया नीचे, ठीक है। आप सब ये सारी चीजें जो होता है पीजेंट्स, आर्टिजन्स, वर्कर्स, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जो फ्रेंच रूल का पूरी जो सल्तनत है, पूरा का पूरा जो रीजन है, उसके अंदर भाई कुछ चीजें बदल गई, क्योंकि नेपोलियन ने कुछ चीजें लेके आया। क्या लेके आया? उसने जो नए एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट्स करे थे वो पॉलिटिकल फ्रीडम को नहीं ले पा रहे थे। मतलब लोगों को अंदर भैया टैक्सेशन को फिर से बढ़ने लगे, क्योंकि लोगों ने जिस चीज के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, फ्रेंच रेवोल्यूशन क्यों हुआ था? क्योंकि लुइस 16 ने, जो वहां का राजा था, बर्बन डायनेस्टी का किंग था, उसने वहां पे टैक्सेस बढ़ा दिए थे। लोगों ने परेशान हुए, रिवॉल्ट कर दिया। नेपोलियन
नेपोलियन ने भी वही गलती करी, टैक्सेस को बढ़ा दिया, सेंसरशिप को बढ़ा दिया, जबरदस्ती लोगों को उठा उठा के भैया आर्मी के अंदर भर रहे हैं, उठा उठा के हर एक घर से एक एक आदमी, हर एक घर से एक एक आदमी उठा के चलो 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 आर्मी के अंदर चलो, ठीक है। तो इस तरीके से काम करने लगे, तो भैया यहाँ पे गड़बड़ होना ही होना थी। लोग जिसके खिलाफ भड़क चुके हैं, लोग जिस चीज को कर चुके हैं, उस चीज के खिलाफ नेपोलियन को नहीं जाना चाहिए था, यही इसकी गलती थी। और यहां से ही नेपोलियन भैया काम तमाम हो गया नेपोलियन का काम यहां से कैसे गया, यहाँ पे नेपोलियन भैया ने ये गलती करके और अपना यहाँ पे जितना भी जो उसने अच्छा काम करा था उसको यहाँ पे इसने खत्म कर दिया। कैसे? अब जब इसने खत्म कर दिया, अब यहाँ पे बहुत सारी जो आसपास की कंट्रीज थी वो भी इसके खिलाफ साजिश रच रही थी कि भैया नहीं, इसे तो नहीं छोड़ना है, इसे तो हम नहीं छोड़ेंगे। ये पूरे के पूरे यूरोप में अब एक तो ये फ्रेंच रेवोल्यूशन इनिशियल चीज कर चुका था। मेटरनिच चचा हमारे बोलते हैं कि जब फ्रांस छींकता है तो पूरे के पूरे यूरोप में कोल्ड पकड़ते हैं। अब जब फ्रांस यहाँ छींका है, ठीक है, फ्रांस यहाँ छींका है, फ्रांस कहाँ छींका है, फ्रांस छींका है भैया यहाँ पे, फ्रांस छींका यहाँ पे। अब यहाँ पे छींका तो स्विट्जरलैंड हो गया, यहाँ पे भैया ऑस्ट्रिया वगैरह हो गया, यहाँ पे भैया ऑस्ट्रिया हो गया, यहाँ पे प्रूशिया हो गया। तो ये सब चीजें भी इन्हें कोल्ड पकड़ना ही पकड़ना है। अब यहाँ पे नई चीज होने जा रही है, यहाँ पे नेशनलिज्म पूरे के पूरे यूरोप में राइज करने लग रहा है। यहाँ पे पूरे के पूरे यूरोप में नेशनलिज्म उठ रहा है। अब नेशनलिज्म क्यों उठ रहा है बॉस? क्योंकि भैया यहाँ पे यूरोप में कुछ तो हो रहा है, मिडिल क्लास बढ़ रही है, मिडिल क्लास के लोग उठ रहे हैं, मिडिल क्लास के लोगों के दिमाग का लेवल बढ़ रहा है, उनकी आइडियोलॉजी बदल रही है और एक आइडियोलॉजी आ रही है निकल के जिसका नाम है लिबरलिज्म। लिबरलिज्म क्या है भैया? लिबरलिज्म है आइडियोलॉजी फ्रीडम की। लोगों को ये बता रही है वो आइडियोलॉजी कि भैया तुम फ्री हो, यू आर फ्री। अब तुमसे कोई कह दे जा भैया सुपरमार्केट में सारी चीजें फ्री हैं, सर कह मत देना ये, ठीक है, दुनिया भर की चीजें उठा लाऊंगा मैं, सबसे पहले तो मम्मी की सारी शॉपिंग करूंगा। अबे तुम में से कौन है जो मम्मी की शॉपिंग को जाता है? ठीक है, सब्जी ला दे बेटा, ठीक है, तुम जाते हो नहीं जाते? जाया करो, ठीक है। चलो, अब ये लिबरलिज्म की आइडियोलॉजी आ रही है, साथ साथ में भैया आपका रेवोल्यूशनरीज भी राइज कर रहे हैं। ओ रेवोल्यूशनरीज, हाँ, कुछ ऐसे लोग जो कि पूरे की पूरी आइडियोलॉजी को, पूरे आम आदमी के जीवन को परिवर्तन कर देंगे। रेवोल्यूशनरी से कहीं तो मतलब एनिमल मूवी या कुछ और मत ले जाना, इससे मेरा बिल्कुल मतलब नहीं है, ठीक है भैया। दीज ऑल आर सेंसलेस थिंग्स, ठीक है, या इससे मतलब तुम छींग टपाक डमडम से मत ले जाना, ठीक है। हाँ, मालूम दिया रेवोल्यूशनरीज का मतलब तो छोटा भीम का चिंग टपाक डमडम करके ऐसे करके कोई कर देगा ना, ऐसा कोई नहीं करेगा। लिबरल नेशनलिज्म की भावना यहाँ पे आ रही है। अब उसके बाद में क्या होता है जनाब? उसके बाद में आपका जब ये सारी चीजें चल रही हैं तो यूरोप के अंदर जब ये नेशनलिज्म आता है तो लिबरलिज्म भी आता है उठ के। लिबरलिज्म जब आता है तो लिबरलिज्म का क्या मतलब होता है भैया? हर चीज फ्री है, तुम फ्री हो, तुम्हारी सारी की सारी राइट्स है, तुम कुछ चीजें करोगे तो तुम्हें उसके अंदर कोई रोकने वाला नहीं है। तुम जो सा आपका करियर चूज करना चाहो वो सब करियर चूज करो, जो खाना चाह रहे हो वो खाओ, जो पहनना चाह रहे हो पहनो, पॉलिटिकली जो तुम काम करना चाह रहे हो वो करो। अब जो होता है यहाँ पे लिबरलिज्म का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस में आता है, दैट इज दिस। क्या क्वेश्चन आता है सर? क्वेश्चन आता है इन दो पॉइंट्स पे, ठीक है। क्वेश्चन क्या बनता है बॉस? क्वेश्चन पूछा जाए आपसे, बिल्कुल सेम क्वेश्चन तो मैं आपने हाफ ईयरली में भी देखने को मिलेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से बनना ही बनना है। क्या है सर? यहाँ पे क्वेश्चन ये बनता है भैया हाफ ईयरली के अंदर या आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के अंदर कि मीनिंग ऑफ लिबरलिज्म फॉर न्यू मिडिल क्लास एंड पॉलिटिकली, टेल द मीनिंग ऑफ द लिबरलिज्म, या what liberalism emphasize for political, what is the political emphasization of liberalism, या what liberalism politically emphasize, या what is the meaning of liberalism for new middle class, नई मिडिल क्लास के लिए लिबरलिज्म का क्या मतलब था, पॉलिटिकली लिबरलिज्म क्या मतलब रखता है। तो ये 2 पॉइंट बताते हैं। नई मिडिल क्लास के लिए लिबरलिज्म जो मतलब रखता था वो था कि भैया उनको फ्रीडम चाहिए और इक्वलिटी चाहिए बिफोर लॉ, ठीक है, ये 2 मतलब रखता था। पॉलिटिकली ये मतलब रखता था कि भैया गवर्नमेंट ऐसी होनी चाहिए जो कि लोगों द्वारा चलाई जाए। ओ हाँ, दैट्स नाइस प्रगति, कि भैया लिबरलिज्म का मतलब लिबर से होता है जो कि फ्री होता है, ये एक लैटिन वर्ड है, दैट्स ग्रेट, या ओके। चलिए, तो यहाँ पे पॉलिटिकली इसका मतलब है गवर्नमेंट बाय कंसेंट या गवर्नमेंट बाय पीपल। अब यहाँ पे इसका न्यू मिडिल क्लास के लिए मतलब है भैया, मिडिल क्लास के लिए मतलब है इसका इक्वलिटी एंड फ्रीडम, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं जनाब, आगे बढ़ते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि भैया अब जो होता है कुछ ऐसी यूनियंस बनना चालू हो रही हैं फ्रांस के अंदर, इनिशिएटिव ऑफ पर्शिया पे, कि जो करेंसीज के नंबर को कम करना चालू कर रही हैं। जैसे
इकोनॉमिकली लिबरलिज्म का मतलब ये होता है कि भैया फ्री ट्रेड, आप ट्रेड कर सकते हैं, आप जो सा बिजनेस चाहे वो कर सकते हैं, टैक्स फ्री बिजनेस कह सकते हो इसको, ठीक है। हाँ, इस तरीके से इसका इकोनॉमिक बनेगा, ठीक है। ये कस्टम यूनियंस बनना चालू हो रही हैं। सर ये व्हाट इज दिस कस्टम यूनियंस, ये कस्टम यूनियंस क्या है? देखो भैया, अभी तुमने एक मैप देखा था यूरोप का, मैं तुम्हें फिर से दिखाता हूँ मैप। वो मैप कहाँ गया यूरोप का? ये रहा। यहाँ पे इस मैप को जरा ध्यान से देखो, इस मैप को जरा ध्यान से देखो, कितनी छोटी छोटी सी स्टेट्स हैं, कितनी छोटी छोटी स्टेट्स हैं, ये सब बटी हुई हैं, ये सब बटी हुई हैं, ठीक है। ये कितनी छोटी छोटी सी स्टेट है, ये देख रहे हो कितनी छोटी छोटी स्टेट है। और उस टाइम पे ये ऐसी भी नहीं थी, इसमें कुछ इस तरीके से डिवीजन था, इस तरीके से मान लो डिवीजन होगा इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से मान लो ये डिवीजन, ये ऑस्ट्रियन एम्पायर, ऐसे मान लो, ऐसे मान लो, ठीक है। इधर स्पेन को कटा हुआ मान लो, यहाँ पे कोई और राजा, कोई और राजा, कोई और राजा, कोई और राजा। और अब तो मान लो मुझे यहाँ से यहाँ जाना है, अब मैं यहाँ से लेके निकला मान लो रुपीस, अब यहाँ से इस राजा के रास्ते में यहाँ पे चलते हैं डॉलर, इस राजा से यहाँ पे आया, वहां पे मान लो कुछ और चलते हैं, यहाँ पे मान लो कोई पाउंड्स वगैरह चलते हैं, यहाँ पे और आया, यहाँ पे मान लो जो होता है भैया कैनेडियन करेंसी चलती है, यहाँ पे धर्म चलता है, यहाँ पे दिनार चलते हैं, यहाँ पे कुछ और चलता है, यहाँ पे कैनेडियन डॉलर्स चलते हैं, यहाँ पे कोई और करेंसी चल रही है। अरे भैया इंसान है वो, पागल हो जाओगे, ठीक है। तो ये चीज को मद्देनजर रखते हुए, ये चीज को मेन प्रॉब्लम समझते हुए जनाब जो आपकी यूनियंस बनाई जा रही हैं, दैट इज नोन एज दी ज़ोलोवरिन। ये किसने इनिशिएटिव लिया है इनको बनाने का? इनको बनाने का इनिशिएटिव पर्शिया ने उठाया है और सारी की सारी जर्मन स्टेट्स इसको ज्वाइन कर रही हैं। ये टैरिफ बैरियर्स को अबॉलिश कर रही हैं और 30 नंबर ऑफ करेंसीज हैं। ओ भैया 30 नंबर ऑफ करेंसीज को रिड्यूस करा जा रहा है 2 पे, कि आप अब आराम से ट्रेड कर सकते हो। ये क्या करेगा? अगर तुमसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए बोर्ड के अंदर कि ज़ोलोवरिन का इंपैक्ट क्या पड़ेगा इकोनॉमिकली, व्हाट इज द इंपैक्ट ऑफ ज़ोलोवरिन, व्हाट इज द इंपैक्ट ऑफ ज़ोलोवरिन इन इकोनॉमिक फील्ड, क्या आंसर दोगे? व्हाट इज द इंपैक्ट ऑफ ज़ोलोवरिन ऑन इकोनॉमिक फील्ड? व्हाट विल बी योर आंसर? जल्दी से बताइए बच्चों पार्टी। यस, इकोनॉमिकल यूनिफिकेशन क्या कह सकते हैं आप इसके अंदर? क्या कह सकते हैं कि अब ट्रेड ज्यादा होगी? क्या कह सकते हैं कि अब जो होता है गुड्स के प्राइसेस कम हो जाएंगे क्योंकि सप्लाई अच्छी होगी? क्या कह सकते हैं कि अब यहाँ पे इन्फ्लेशन कम होगा, यानी लोगों के हाथों में पैसा ज्यादा रहेगा? कह सकते हैं हाँ ट्रेड अच्छी होगी, दैट्स ग्रेट। यहाँ पे लोगों के पास में पैसा आना चालू हो जाएगा, लोग रिच होना चालू हो जाएंगे, चीजों के प्राइसेस कम हो जाएंगे, ट्रेड बढ़िया से होगी तो चीजों के प्राइसेस कम होंगे। इससे क्या होगा? इससे ओवरऑल लाइवलीहुड बढ़ेगी लोगों की, लोगों को ट्रेड करने का मौका मिलेगा, यानी कहीं ना कहीं भैया आपकी जॉब्स भी बनेंगी। हो तो ज़ोलोवरिन का इकोनॉमिकल बेनिफिट ये बनेगा, ठीक है। हाँ सर, दैट्स ग्रेट। आइए आगे बढ़ें। यस सर, अब ज़ोलोवरिन बन गई। अब आता है आइडियोलॉजी ऑफ कंजर्वेटिज्म। नेपोलियन की डिफीट होती है 1815 में। 1815 में नेपोलियन की डिफीट होती है, 4 कंट्रीज मिलके नेपोलियन को हराती हैं। 4 कंट्रीज कौन थी? नेपोलियन के ऊपर बर्फ गई हैं, नेपोलियन के ऊपर बर्पा हुई है, नेपोलियन के ऊपर बर्पा हुए हैं। कौन बर्पे हैं भैया? ब्रिटेन, रशिया, पर्शिया और ऑस्ट्रिया, ये 4 कंट्रीज मिलके बर्पा हुई हैं भैया नेपोलियन के ऊपर। नेपोलियन के ऊपर बर्फ गई हैं बुरी तरीके से, ठीक है। हाँ, तो नेपोलियन को इन्होंने हराया है। अब नेपोलियन को जब इन्होंने हराया तो ये मिले हैं आके भैया, कहाँ? ये आए हैं भैया वियना में मिलने के लिए। यहाँ पे सेटलमेंट करना है नेपोलियन की मौत के बाद। करना क्या है भैया? नेपोलियन को हरा दिया हमने, अब हमें करना क्या है? अब कैसे चलाएंगे भाई पूरी की पूरी जो होता है वो सल्तनत को कैसे चलाएंगे, पूरे राज्य को कैसे चलाया जाएगा? तो चलाया जाएगा तो यहाँ पे जो आइडियोलॉजी इन सब में देखने को मिल रही है, दैट इज द आइडियोलॉजी ऑफ कंजर्वेटिज्म। कंजर्वेटिज्म की आइडियोलॉजी देखने को मिल रही है। अब सर ये कंजर्वेटिज्म क्या होता है? कंजर्वेटिज्म होता है कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि प्रेफर करते हैं ग्रेजुअल डेवलपमेंट को। मतलब क्या सर कि ये ग्रेजुअल डेवलपमेंट को प्रेफर कर रहे हैं? मान लो ये लोग ये चाहते हैं कि भैया ट्रेंड जो है ट्रेंड चेंज हो,
ट्रेंड चेंज हो, कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये ग्रेजुअली चेंज हो, मतलब बहुत लॉन्ग टाइम ले चेंज होने में, बहुत लॉन्ग टाइम के बाद में ये कोई ट्रेंड बदले। यानी आजकल क्या होता है, जैसे कि आपका ट्रेंड बहुत जल्दी चेंज हो जाता है, बहुत फास्ट चेंज आ रहा है, ये लोग उसके सख्त खिलाफ होते हैं। ठीक है, ये लोग ऐसा चाहते हैं कि भैया ट्रेंड बदले, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो ट्रेंड में चेंज आना चाहिए दैट शुड बी वेरी वेरी स्लो, ट्रेडिशनली जो चीजें हैं वो फॉलो होनी चाहिए। ठीक है सर, एसएसटी के लिए कौन सी रेफरेंस बुक लें? वर्षा बच्चा, कोई रेफरेंस बुक की जरूरत नहीं है, अगर आप मेरी क्लासेस से पढ़ रहे हो दीज नोट्स आर इनफ। इसके अंदर भैया एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी है, प्लस में सारी की सारी रेफरेंस बुक्स भी इंक्लूडेड है। ठीक है, सारी की सारी रेफरेंस बुक्स भी इंक्लूडेड है। ओके या, और ये नोट्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, यहाँ पे इस चैनल पे मिल जाएंगे फुली हैंडरिटन। बाकी ये नोट्स भी मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में मैं आपको मेंशन करवा दूंगा। ठीक है, कल नेशनलिज्म इन इंडिया होगा क्या? नेशनलिज्म इन इंडिया विल बी हेल्ड ऑन 16 अगस्त। मैंने शेड्यूल शेयर कर दिया है बच्चा। ठीक है, शेड्यूल आपका एमबाइब पे जाके वीडियोस देखोगे, हाफ ईयरली का डर, ठीक है, क्लास 9th एंड 10th, वहां पे क्लास 10th का भी फुल शेड्यूल शेयर है और क्लास 9th का भी फुल शेड्यूल शेयर है, जिससे कि आप फुली क्लासेस अटेंड कर सकते हो। हम आपकी हाफ ईयरली की पूरी तैयारी करवाएंगे। ठीक है, आप कंजर्वेटिज्म की जो फिलॉसफी है ये आपकी क्लियर हो चुकी है। आगे बढ़ते हैं जनाब, इसके अंदर आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। अब ट्रीटी ऑफ वियना होती है, ये लोग जो आके मिले थे यहाँ पे नेपोलियन को हराने के बाद में, यहाँ पे नेपोलियन को हराने के बाद में ये ट्रीटी ऑफ वियना करते हैं। ट्रीटी ऑफ वियना क्या कहती है भैया? ट्रीटी ऑफ वियना के अंदर क्या हुआ है, जो बर्बन डायनेस्टी थी जिसको फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान रिस्टोर थ्रोन ऑफ कर दिया गया था, उसको दोबारा से रिस्टोर कर लिया गया। बर्बन डायनेस्टी का लास्ट किंग था लुइस 16, जिसको जो होता है भैया एग्जीक्यूट कर दिया गया था, वो लास्ट किंग था। उसके बाद में इसको अब आके रिस्टोर करा गया है। फ्रांस ने जितनी भी टेरिटरीज गेन करी थी अंडर द राइन ऑफ नेपोलियन, अंडर द राइन ऑफ नेपोलियन, तुम जानना चाहोगे फ्रांस का मैप कैसा दिखता था? नेपोलियन की राइन में फ्रांस का मैप कुछ ऐसा सा दिखता था भाई, ऐसा सा मान लो, कुछ इतना तक पहुंच गया था वो, ऐसा। जो इसका थोड़ा सा ये एरिया वो कॉन्कर करना रह गया था, बाकी ये सब एरिया पे उसका डायरेक्ट कंट्रोल था, ये सब एरिया पे। ठीक है, तो फ्रांस आज का जमाने में ऐसा दिखता भाई, इतना बड़ा फ्रांस। ठीक है, या तो इसने सारी की सारी कंट्रीज लॉस कर दी, एक स्टेट बाउंड्री बना दी गई। क्या भैया फ्रांस की बाउंड्री इतनी है, इसको क्रॉस नहीं करना, इसको क्रॉस नहीं करना। ठीक है, या इसको क्रॉस नहीं करना। अब जो होता है भैया एक सीरीज ऑफ स्टेट बाउंड्रीज बना देंगे फ्रांस को, अब भैया अपनी बाउंड्रीज जो होता है वो क्रॉस नहीं करना है। जर्मन स्टेट का कन्फेडरेशन बनाया था नेपोलियन ने, ये सारी की सारी जितनी भी जर्मनी के आसपास की स्टेट थी, इसका एक कन्फेडरेशन बनाया था नेपोलियन ने। इसको जो होता है भैया ऐसे ही छोड़ दिया गया कि नेपोलियन ने ये बढ़िया काम करा है, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो। उसके बाद में आता है भैया एक छोटा सा टॉपिक, एक अलग सा, मतलब ये एनसीईआरटी की कमी कहूं मैं या किसकी कमी कहूं, ये जबरदस्ती घुसाया हुआ टॉपिक है, मुझे ऐसा लगता है, पर्सनली मेरी फीलिंग है, ये जबरदस्ती घुसाया हुआ टॉपिक है। ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस एक पेज का टॉपिक भी नहीं है यार, एक छोटे से पॉइंट का टॉपिक है कि भैया ग्रीक का स्ट्रगल चालू हुआ था बस इतना सा टॉपिक है। ग्रीक ने 1821 में 1821 में अपना स्ट्रगल चालू करा, लड़ाई लड़ी इंडिपेंडेंस के लिए। 1832 में ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल हुई और भैया इनको जो होता है वो फ्रीडम मिल गई। बस इतनी सी कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, जबरदस्ती है भैया। 1821 में स्टार्ट हुआ, 1832 में एंड हुआ। किससे एंड हुआ भैया? ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल हुई, ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, और भैया इनका वॉर एंड हो गया। सीधी सी बात, यहाँ पे कुछ और नहीं है, बकवास, ये टॉपिक खत्म। ठीक है, चलो आगे बढ़े। द रेवोल्यूशनरीज, अब बात आती है भैया रेवोल्यूशनरीज की। रेवोल्यूशनरीज ये वो लोग हैं जो सबसे ज्यादा इंपैक्ट डालते हैं फ्रेंच सोसाइटी के ऊपर, और बहुत सारे अलग अलग एरियाज को ये आपका डेमोक्रेटाइज करते हैं पूरे के पूरे, बहुत अलग अलग एरियाज में ये डेमोक्रेसी को पहुंचाते हैं। बहुत अलग अलग देशों के अंदर भैया ये जो आपका मोनार्कियल रूल है उसको हटाते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आते हैं हमारे मिज़ानी चचा। इनका नाम है क्या है? इनका नाम है ग्युसिप्पी मिजानी। ठीक है, इनको हम मिजानी चचा कहते हैं, मिजानी चाचा का जन्म होता है 1807 में जिनोवा में। ये कार्बो नामी की सीक्रेट सोसाइटी के मेंबर हुआ करते थे। शकल ही बता रही है भैया, एक नंबर के हिटलर हैं। ठीक है, हाँ शकल देख रहे हो मिजानी चाचा की, जरा शकल देखो ऐसे करके, अरे शकल देख लो यार, कैसे देख रहे हैं यार, अरे मिजानी चाचा यार, इतनी बड़ी बड़ी मूंछ है। चलो, तो सीक्रेट सोसाइटी का मेंबर नहीं लग रहा है, सीक्रेट हिटमैन टाइप। ठीक है, तो अब जो होता है इनका जन्म होता है 1807 में।
24 साल की उम्र पे जो होता है ये रेवोल्यूशन को अटेम्प्ट कर लेते हैं भाई। रेवोल्यूशन लड़ लिए हैं हमारे चाचा यार, कब लड़े हैं भैया, 24 साल की उम्र में रेवोल्यूशन लड़ लिए हैं। ओहो हो, पता है एकदम खतरनाक है भाई। और उसके बाद में इन्होंने एक अंडरग्राउंड सोसाइटी बनाई है, अंडरग्राउंड सोसाइटी बना के आ गए हैं। क्या नाम रखा है अंडरग्राउंड सोसाइटी का भैया? अंडरग्राउंड सोसाइटी का नाम रखा है इन्होंने दो, एक इन्होंने बनाई है यंग इटली, दूसरी बनाई है यंग यूरोप। ओहो, इटली और यूरोप पहुंच गए हैं, क्या बात है। उसके बाद में मिजानी का मानना था कि गॉड जब जब भगवान को चाहता है ना कि वो नेशंस को मिला दे, तो वो जो होता है भैया उसको कोई रोक नहीं सकता है। अब यहाँ पे एक और चीज आती है, एक और चचा का नाम आ रहा है, मेटरनिच चचा का दोबारा नाम आ रहा है। मेटरनिच चचा कौन है? मेटरनिच चचा के बारे में जरा सुनो। अब यहाँ पे मेटरनिच चचा की बहुत ही खूबसूरत कहानी। मेटरनिच है कट्टर सपोर्टर किसका? मोनार्की का। मोनार्की का एकदम जो होता है एकदम क्या कहते हैं, दिल वाला मामला है इनका। मोनार्की से एकदम दिली कनेक्शन है, ठीक है। मेटरनिच का मोनार्की से एकदम दिली कनेक्शन है, दिल टूट ना जाए, ठीक है। अब मेटरनिच इनको कहते हैं कि भैया हमारे सोशल ऑर्डर का, हमारी सभ्यता का सबसे खतरनाक दुश्मन है ये, हमारी सभ्यता का, ठीक है। मटर मिर्च हाँ कह सकते हो भैया ठीक है। हमारी सभ्यता का सबसे खतरनाक दुश्मन का नाम ये है भैया, गुस्पी मिजानी, ठीक है। हाँ, सबसे ज्यादा हमारे सोशल ऑर्डर का सबसे ज्यादा खतरनाक दुश्मन कोई है तो दैट इज गुस्पी मिजानी। तो ये है हमारे पहले रेवोल्यूशनरी गुस्पी मिजानी। एज ऑफ रेवोल्यूशंस के बारे में बात करते हैं। 1830 से 1848 ये वो जमाना है जब हर तरफ रेवोल्यूशंस हो रहे हैं। फ्रांस ने शुरुआत करी क्या, अब जो होता है हर तरफ ही जो होता है वो करने लग रहे हैं। बर्बन किंग्स को जो रिस्टोर करा गया था, वियना में ट्रीटी हुई थी नेपोलियन की मौत के बाद में, नेपोलियन को हराने के बाद में, तो उसमें जो क्या कहते हैं बर्बन किंग्स को दोबारा लेके आए थे, लुइस 1617 को जो उनके पर पोतों को वापस लेके आए थे, उनको फिर से जो लिबरल रेवोल्यूशनरीज थे उन्होंने फिर से उनको उठा के पटक ही दिया, बोले तुम जाओ अब हमारा चलेगी इधर, अब अपन का राज चलेगा। अरे भैया 11 लोग देख रहे हैं तो 10 से तो ज्यादा लाइक्स कराइए बच्चे पार्टी, और बाद में जो लोग रिकॉर्डेड देख रहे हैं यार आई वांट 100+ लाइक्स, और बाकी सारे लोग अपना लेक्चर देखेंगे, ठीक है। यस, अब जो होता है भैया मेटरनिच का कहना बिल्कुल सही था, ठीक है। जब क्या कहते हैं, जब फ्रांस छींकता है ना पूरे के पूरे यूरोप को कोल्ड होना ही होना है। अब फ्रांस ने तो छींका ही था। अब उसके बाद में भैया जब एज ऑफ रेवोल्यूशन चालू होते हैं, हर तरफ भैया चीजें चल रही हैं, हर तरफ लोग नेशनलिज्म की बात कर रहे हैं, हर तरफ से नेशनलिस्ट फीलिंग्स आ रही हैं। यहाँ पे जो होता है, अगर मैं तुमसे एक बात कहना चाहूँ जर्नलिफिकेशन में, क्या बात कहना चाहूँ कि भैया नेशनलिज्म होता कैसे है, व्हाट इज द मेन फिलॉसफी ऑफ नेशनलिज्म, राष्ट्रीयवाद कैसे फैलता है, तुम्हारे अंदर ये कहां से आया। अगर तुम ये सोचो जरा बैठो तो देखो, आंखें बंद करो, सोचो कि भैया नेशनलिज्म फैलता कैसे है। क्या वो क्या कहते हैं लड़ाइयों से फैलता है? क्या वो जो होता है किसी की क्या कहते हैं बातों से फैलता है? ना 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 ना, वो फैलता है आपका कल्चर से, वो फैलता है पोएट्री से, वो फैलता है स्टोरीज से। ये सारी की सारी चीजें हैं जो नेशनलिज्म को फैलने में मदद करती हैं। और यहाँ पे आर्टिस्ट हो गए, पोएट्स हो गए, हिस्टोरियंस हो गए, तो ये सारे के सारे लोग जो होता है वो नेशनलिज्म को फैलाने में बहुत ज्यादा मदद करते हैं। यहाँ पे एक ऐसे का नाम आ रहा है फ्रेडरिक सोरेल, जॉन गॉटफ्रिड हर्डर। यही जो होता है आपके बहुत बड़े रेवोल्यूशनरीज का नाम है, मतलब क्या कहते हैं एक ऐसे आर्टिस्ट का नाम है जो कि जिन्होंने आपका रेवोल्यूशनर्स को और जो होता है द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म को या नेशनलिस्ट फीलिंग्स को फैलाने में बहुत ज्यादा मदद करी है, बहुत ज्यादा अपना योगदान दिया है। अब अगर हम इसके आगे की बात करें तो यहाँ पे रेवोल्यूशन हो क्यों रहा है भैया, रेवोल्यूशन होना ही क्यों है यूरोप के अंदर? रेवोल्यूशन इसलिए होना है भाई, रेवोल्यूशन इसलिए होना है क्योंकि यहाँ पे एक दो तीन चीजें हो रही हैं यूरोप के अंदर आपके इस समय के अंदर। 1830 और 1848 का जो टाइम है, इसमें दो तीन चीजें होना चालू हुई हैं। सबसे पहली बात तो यहाँ पे इकोनॉमिक हार्डशिप आ गई है। सुन रहे हो बच्चे पार्टी? अरे यार चैट में कुछ रिस्पॉन्स देते रहो, आग लगा दो यार चैट बॉक्स में अगर सुन रहा हो बढ़िया तरीके से। चैप्टर कतई क्लियर हो रहा है, एकदम इधर जा रहा है तो आग लगा दो भाई, और लाइक वाइक कर दो। और अगर कोई डाउट है यार पूछ लो भाई। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक हमने क्या पढ़ा? कुछ नहीं पढ़ा भैया। हमने पढ़ा कि यहाँ पे जो होता है नेशन स्टेट अब बनना चालू हो गए हैं, ठीक है।
राइज ऑफ नेशनलिज्म हुआ है, राष्ट्रीयवाद की भावना अब चालू हो रही है। फ्रेडरिक सोरेल की पेंटिंग देख चुके हैं। फ्रेंच रेवोल्यूशन में बहुत सारे आइडियाज आए थे, ला पात्रे, ला सेटोयन, भैया मार्टियस कमेमोरेटेड न्यू हाइंस वर कंपोज फ्रेंच फ्लैग, स्टेट जनरल्स नेशनल असेंबली के रूप में रीनेम कर देना। उसके बाद में यूनिफॉर्म सिस्टम्स ऑफ वेट एंड मेजर। उसके बाद हमने नेपोलियन को देखा, नेपोलियन का भैया नेपोलियन ने कोड देखा, भारत पेट्रोलियम समझा। उसके बाद में हमने देखा कि नेपोलियन ने भी वही गलती करी, टैक्सेस बढ़ा दिए, ये सारे के सारे काम कर दिए। उसके बाद में जो होता है भैया यहाँ पे हमने ज़िलोवरिन देखा, और उसके बाद में हमने यहाँ पे क्या कहते हैं जैकोबिन क्लब्स देखा, कन्फेडरेशन देखा। ज़िलोवरिन का कन्फेडरेशन मतलब समझौता होता है भैया आशीष, ठीक है हाँ। और उसके बाद में हम भैया आप देख रहे हैं एज ऑफ रेवोल्यूशंस, उसके अंदर हम पढ़ रहे हैं हंगर हार्डशिप एंड रिवॉल्ट। अरे यार इतना सा तो चैप्टर हुआ है भाई, और चैप्टर खत्म पे भी आ गया। नीचे देखोगे स्लाइड नंबर 22 ऑफ 30 है। ओए होए 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 सर, ये तो आपकी जो होता है हाँ चलो, अरे भैया अब ये ट्रेंड आउट ऑफ ट्रेंड जा चुका है, ठीक है। हंगर हार्डशिप एंड रिवॉल्ट। अब यहाँ पे हंगर हार्डशिप रिवॉल्ट होता क्यों है भैया, रिवॉल्ट होने के कारण क्या होते हैं? अगर मैं तुम्हें सीधी सीधी बात बताऊं, रिवॉल्ट कोई करेगा ही क्यों? अगर आप जानना चाहो कि रिवॉल्ट कोई क्यों करेगा, दो तीन चीजें होती हैं जिसकी वजह से रिवॉल्ट होता है। रिवॉल्ट इस वजह से होता है कि या तो भैया आपका रोटी कपड़ा मकान के ऊपर बात आ जाए, रोटी कपड़ा मकान के ऊपर बात आएगी तो रिवॉल्ट होगा, ठीक है। या तो लोगों के पास पैसा ना रहे, पैसा की कमी हो जाए तो रिवॉल्ट होना ही होना है। अब अगर पैसे की कमी हो जाए, तीसरी बात सबसे मेन बात है भैया, सबसे मेन बात है कि अगर पैसे की भी कमी हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन सबसे मेन इज दिस, सबसे मेन इज दिस, दैट इज नोन एज हंगर। भैया खाने को नहीं होगा तो भाई बात नहीं बनने वाली है, खाने को होना चाहिए, ठीक है। फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी, फिर से एक बार यूरोप में पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होता है। यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, इतनी बुरी हालत हो जाती है 1945 आते आते कि भैया यहाँ पे लोग जो होता है वो खाने की चीजों के लिए सर हार्डशिप एक बार और एक्सप्लेन कीजिए। भैया हार्डशिप कुछ नहीं होती है, परेशानियां आना, जिंदगी में परेशानियां आना, इसे हार्डशिप कहते हैं। जिंदगी के अंदर इंसान की परेशानियां आ जाती हैं, उसे हार्डशिप कहते हैं। अब हार्डशिप के तौर पे रिवॉल्ट क्यों होता है? रिवॉल्ट तब होता है जब इंसान सरकार से परेशान आ जाए। मान लो आज भैया इंडिया के अंदर सरकार है, अब यही सरकार बहुत ज्यादा टैक्स बढ़ा दे और खाने पीने को तुम्हारे पास कुछ ना रहे, तुम एकदम भूखे मरने लगो, ऐसा सिचुएशन आ जाए कि तुम भूखे मर रहे हो, तुम्हें अच्छी तरीके से खाने को नहीं मिल रहा है, तुम्हें अच्छा पानी पीने को नहीं मिल रहा है, अच्छा तुम खाना नहीं खा पा रहे हो, अच्छे से सो नहीं पा रहे हो, अच्छे से काम नहीं कर पा रहे हो, पैसे नहीं है तुम्हारे पास, तुम क्या करोगे? अल्टीमेटली यू विल रिवॉल्ट, अल्टीमेटली तुम सरकार के खिलाफ खड़े हो जाओगे। तो दैट्स द मेन थिंग। इसमें सबसे बड़ा रोल कौन प्ले करेगा? सबसे बड़ा रोल प्ले करेगा तुम्हारा ये दिस, इसे कहते हैं भूख, ठीक है। सबसे बड़ा रोल ये प्ले करेगी। अगर ये ना हो तो कोई रिवॉल्ट ना हो, कोई परेशानी ना हो। इसलिए तो मैंने हिस्ट्री गवाह है कि जब भी रिवॉल्ट को रोका गया है, तो जब भी रिवॉल्ट को रोका जाता है, फर्स्टली वहां पे हंगर को कंट्रोल करने की कोशिश करी जाती है। आप ये देखो, कहीं पे भी कोई भी परेशानी आ जाए, कहीं पे कोई भी आपदा आ जाए, कहीं पे कोई भी फ्लड आ जाए, कहीं पे कोई भी अर्थक्वेक आ जाए, सबसे पहले वहां पे जो चीज पहुंचाई जाती है दैट इज दी फूड शॉर्टेज को वहां पे पूरा करा जाता है। क्यों? क्योंकि भैया वहां पे सबसे मेन जो चीज होती है किसी भी पर्सन को जीने के लिए, वो होती है भैया आपकी फूड, ठीक है। या हाँ, सेंसरशिप को एक्सप्लेन, वो आपको सेंसरशिप उसमें आएगा नेशनलिज्म इन इंडिया में, इसमें नहीं आएगा, ठीक है। या अब यहाँ पे जो होता है आपका इतनी बुरी हालत हो जाती है, जो कि आपके जैसे कि सेलेसा विलेज के लोग होते हैं, वो तो जो होता है बुरी तरीके से टूटी पड़ते हैं। किसके ऊपर भैया? खाने की सप्लाईज के ऊपर। 1848 के अंदर भैया फूड शॉर्टेज हो जाती है, लोगों के पास काम ही नहीं है, अंडर एम्प्लॉयमेंट है, और पॉपुलेशन अल्टीमेटली पेरिस के सड़कों पे बाहर आ जाती है निकल के। अब आगे की बात करी जाए तो आगे जब हमें देखते हैं कि पॉपुलेशन चाहती थी कि भैया जाके जो होता है वो बात करे, राजा से बात करे, तो वहां पे फिर से वही होता है। 1848 लिबरल लोग रेवोल्यूशन कर देते हैं, क्योंकि वो लोग बड़ा ही परेशान थे, वो अपनी नेशन स्टेट चाह रहे थे, उसके लिए वो लोग परेशान थे, उसका रेवोल्यूशन करते हैं। एक ये रेवोल्यूशन होता है। एक इसमें नाम आता है मे रेवोल्यूशन का। फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट के अंदर 18 मई 1848, दैट्स द डेट, ये याद करना है तुम्हें, ये इंपॉर्टेंट डेट है। सर है नेशनलिज्म इन यूरोप में ही है, सेंसरशिप है थोड़ी सी है, लेकिन जो अच्छी तरीके से तुम्हें जो होता है आपका वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ऑफ 1973, ये आपका उसके अंदर आएगा, क्या कहते हैं, चैप्टर है आपका
क्या कहते हैं नेशनलिज्म इन इंडिया, उसके अंदर आएगा। मैं यहाँ पे भी समझाऊंगा, लेकिन जो डिटेल होगी आपके सेंसरशिप लॉज कैसे एप्लीकेबल होते हैं, कहाँ का अप्लाइड कराए जाते हैं, कहाँ का नहीं, वो आपका इस चैप्टर नेशनलिज्म इन इंडिया के अंदर आएगा, ठीक है। अब 18 में 1848 ये वो डेट है जो तुम्हें याद करनी है भाई, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। ये डेट यू हैव टू रिमेंबर, इंपॉर्टेंट डेट 1848। इससे पहले कौन सी इंपॉर्टेंट डेट थी, कौन सी इंपॉर्टेंट डेट थी 1789। उससे बाद कौन सी इंपॉर्टेंट डेट है 1804। क्या हुआ इसमें, नेपोलियन का कोड, इसमें फ्रेंच रेवोल्यूशन, इसमें मे रेवोल्यूशन, ठीक है। ये चीज आपके क्लियर होनी चाहिए, ओके। अब यहाँ पे जो लोग थे वो पहुंच गए भैया फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में। फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में वो लोग चाहते थे कि भैया एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट हो जाए जो कि हमारी बात समझे, जो कि मोनार्की तो हो, लेकिन वो मोनार्की ऐसी होनी चाहिए, राजा हो, राजा ऐसा होना चाहिए जो कि पार्लियामेंट की फॉर्म में हो, पार्लियामेंट्री फॉर्म में हो, ठीक है। हाँ, राजा ऐसा होना चाहिए जो कि कॉन्स्टिट्यूशन से बंधा हुआ हो, राजा ऐसा होना चाहिए जो कि हमारी बात सुने। अब ये सब चीजें जब वो कहे तो भैया जाहिर सी बात है राजा साहब भड़क गए, उनको बाहर निकाल दिया। अब जब वो भड़क गया, उन्हें बाहर निकाल दिया, तो भैया वो और परेशान कि अब करा तो करा क्या जाए भाई। अब यहाँ पे जो होता है, जब ये पार्लियामेंट था, इसमें वही परेशानी थी जो आपने पिछले क्लास में पढ़ी है, मतलब क्लास 9 के अंदर पढ़ी है। क्या परेशानी थी कि भैया यहाँ पे अनइवन वोट डिस्ट्रीब्यूशन था, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास को अनइवनली वोट्स को कास्ट करना होता था। तो भैया पार्लियामेंट जो होता है वो मिडिल क्लास द्वारा डोमिनेट हुआ, लेकिन जो होता है अल्टीमेटली यार इसको जो होता है भाई नहीं चल पाया, और अल्टीमेटली भैया राजा ने ट्रूप्स को बुला लिया। और इस सर नेक्स्ट लाइव कब आएगा, नेक्स्ट लाइव आपका 16 अगस्त को आएगा। कल तो फिलहाल आपकी हॉलीडे है भैया 15 अगस्त की, एंड हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल, ठीक है। तो भैया जो होता है यहाँ पे अल्टीमेटली राजा ने जो होता है, जब ये सब सारी चीजें देखी कि अब लोग जो होता है बहुत ज्यादा भड़क रहे हैं, तो उसने जो होता है भैया आर्मी को बुला लिया और इन सब लोगों को बाहर फेंकवा दिया, ठीक है। अब उसके बाद में बात करते हैं भैया, मे रेवोल्यूशन हो गया। मे रेवोल्यूशन के बाद की बात होती है, तो मे रेवोल्यूशन के बाद में चलते हैं आगे, लेट्स गो। पॉलिटिकल राइट्स ऑफ वुमेन, हमने जैसे कि पढ़ा था कि एक जमाने में कि भाई वुमेन ने अपना बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाया है, हर उसमें, हर फील्ड ऑफ रेवोल्यूशन में उन्होंने अपना बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाया है। लेकिन वुमेन को कभी भी कोई पॉलिटिकल राइट्स नहीं मिली, वुमेन को कभी भी कोई भी पॉलिटिकल राइट्स नहीं मिली। कैसे, क्योंकि उन्हें 1946 आते आते तक, अगर तुम ये जानना चाहते हो तो कि 1946 आते आते तक तो भैया फ्रांस की वुमेन्स के पास में राइट टू वोट नहीं था। तो इतना खास नहीं समझ में आ रहा है, डिटेल में एक्सप्लेन करिए। अरे सर डिटेल में एक्सप्लेन करिए, मतलब और कितनी श्रद्धा, टाइमिंग टाइमिंग यही रहेगी बच्चा, 9:30 से 10 पौने 11 तक, ठीक है। 9:30 से पौने 11, पौने 11 11 तक, ठीक है, ओके। डिटेल में क्या चीज नहीं समझ में आई भाई, कोई डाउट है तक? रेवोल्यूशन चल रहे हैं, मे रेवोल्यूशन है, पॉलिटिकल राइट्स ऑफ वुमेन का रेवोल्यूशन होगा कि भैया वुमेन्स ने अपनी पॉलिटिकल राइट्स के लिए बहुत ज्यादा जो होता है वो मेहनत की है। अल्टीमेटली उन्होंने जो होता है भाई कंजर्वेटिव फोर्स को डील करा है। जो लोग नहीं चाहते थे कि उन्हें आपका उन्हें राइट्स वगैरह मिले, वो लोगों ने उन्हें राइट्स दी हैं, क्योंकि उन्होंने इसके खिलाफ बहुत ज्यादा रिवॉल्ट करा है। अब ये इतने ही रेवोल्यूशंस आपको देखने को मिलते हैं, ये 2-3 मतलब अलग अलग रेवोल्यूशंस को एक बनाया गया है एज ऑफ रेवोल्यूशंस करके टॉपिक के अंदर, 1830 से 1848। लेकिन अब जो इसमें मेन चीज आती है निकल के, वो आता है फर्स्ट कंट्री का यूनिफिकेशन, दैट इज द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। जर्मनी का यूनिफिकेशन, जर्मनी पहले जर्मनी नहीं था, पहले जर्मनी जर्मनिया बना पड़ा था, इसे फैलिया पड़ा था, अलग अलग पड़ा है, कोई इधर कोई उधर, अलग अलग राजा हैं। पहला अटेम्प्ट होता है जर्मनी को यूनिफाई करने का। पहला अटेम्प्ट कौन करता है? पहला अटेम्प्ट करता है भैया वहां के मिडिल क्लास। हर जगह ये मिडिल क्लास क्यों आ रही है, कोई बताएगा? सर इवन द रेगुलर क्लासेस आर गोइंग टू बी एट दिस टाइम ऑन ऐप पे, ऐप पे इस टाइम पे नहीं होंगी क्लासेस, यही यहाँ यूट्यूब पे आपकी क्लासेस यही इसी टाइम पे होंगी। मेरी क्लासेस एटलीस्ट एसएसटी की इसी टाइम पे होंगी, क्लास 10th की, इससे पहले क्लास 9th की, ठीक है। या सर साथ में क्वेश्चंस भी बताइए। श्रद्धा बच्चा मैं यहाँ पे आपका वन शॉट करा रहा हूँ, हाफ ईयरली के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस में अलग से लेके आऊंगा। आपकी जो होता है जो एमसीक्यूज होंगी, क्विजेस वगैरह हम अलग से कराएंगे, ठीक है। यस हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्विजेस वगैरह हम अलग से कराएंगे आपको, इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। एंड यहाँ पे हम मेनली जो होता है वो आपका
चैप्टर को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। इसके बाद में आने तो थोड़ा सा मैं तुमसे 10-15 मिनट क्वेश्चन ही पूछूंगा, ठीक है। ओके, पहले हम चैप्टर को कंप्लीट करते हैं, फिर तुम्हारे डाउट्स एंड कोई क्वेश्चंस वगैरह, ठीक है। ओके, डोंट वरी। अब समझो हर जगह मिडिल क्लास क्यों है। यहाँ पे देख रहे हो, ये देखो कौन आ रहा है यहाँ पे, मिडिल क्लास। मिडिल क्लास, हर जगह मिडिल क्लास क्यों है, कोई बताएगा मेरे को। हर जगह मिडिल क्लास, हर जगह मिडिल क्लास, हर जगह मिडिल क्लास, यहाँ पे भी मिडिल क्लास। पिछले चैप्टर में देखोगे कहीं जाके 9th में भी हर जगह मिडिल क्लास, हर जगह मिडिल क्लास। लिबरल मिडिल क्लास, लिबरलिज्म है तो वो मिडिल क्लास से। भैया हर चीज मिडिल क्लास से क्यों इतनी लेनी देनी है, कौन बताएगा सर। हाँ जी, है कोई जो बताए कि भैया मिडिल क्लास का ऐसा कौन सा चीज है, मिडिल क्लास से हर चीज ऐसे क्यों रिलेट करती है। सर मिडिल क्लास इसलिए क्योंकि वो सबसे ज्यादा सफर करते हैं, हो सकता है। और बताइए, और कौन बताएगा भाई। पॉपुलेशन ज्यादा होगा, हाँ अच्छा पॉइंट है, ठीक है। मिडिल क्लास नंबर ऑफ पॉपुलेशन में ज्यादा है। और हाँ देखो 2-3 बच्चों ने पॉइंट बताया, दैट्स ग्रेट। यस, नेपोलियन की समरी दे दो। रोशन बच्चा आप थोड़ा सा क्लास पीछे कर लो यार, नेपोलियन का 5 मिनट का है कॉन्सेप्ट, वो जाके देख लो। यस दैट्स ग्रेट। देखो भैया मिडिल क्लास की हर जगह बात क्यों होती है, 3-4 पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से मिडिल क्लास की बात होती है हर जगह। कि जहां पे भी कोई रिवॉल्ट हो रहा है, जहां पे भी कोई लड़ाई हो रही है, दंगा हो रहा है, रेवोल्यूशन हो रहा है, चेंज आ रहा है, वो मिडिल क्लास से क्यों आता है। सोसाइटी की अगर तुम स्टडी करना चाहो सोसाइटी की, तो सोसाइटी की स्टडी में तुम्हें पता चलेगा कि 90% ऑफ द सोसाइटी मिडिल क्लास होती है। 90% ऑफ द सोसाइटी एक आम जीवन जीती है जिसमें वो काम करते हैं, अर्न करते हैं, ईट करते हैं और अपने जीवन जीते हैं। बची हुई 10% सोसाइटी एलाइट क्लास के अंदर आती है, यानी वही फर्स्ट स्टेट के अंदर आती है, फर्स्ट क्लास सोसाइटी के अंदर आती है। जो कि हायर क्लास को बिलोंग करते हैं, वो आपका ये डेली पैटर्न नहीं फॉलो करते, लेकिन वो कंप्राइज करते हैं ओनली 10% को। इसलिए जब भी कोई चेंज आएगा सोसाइटी के अंदर, सोसाइटी के अंदर कोई बदलाव आएगा तो उसकी शुरुआत मिडिल क्लास करेगी, ठीक है। हर जगह आपको, इवन आप आगे चले जाओगे इंडिया के अंदर देखोगे, इंडिया के अंदर भी मिडिल क्लास देखने को मिलेगी। तो भाई इंडिया के अंदर गरीब लोग देखने को मिलेंगे। अमीरों का कोई रिवॉल्ट नहीं होता भाई, वो क्यों करे रिवॉल्ट, क्यों करे वो रिवॉल्ट। सीधी बात है, मैं तुम्हें बताऊं भाई, अमीर क्यों करेगा रिवॉल्ट, तुम खुद सोचो। अमीर को क्या पड़ी है कि वो रिवॉल्ट कर दे। अमीर को क्या, अमीर के पास पैसा कम है, बताओ, अमीर के पास पैसा कम है। रुचि सराम क्लास 9th, हेल्प मी नो मोर अबाउट हिस्ट्री। बच्चा आप ये देखो ना, आपको और चीज देखने को मिलेंगी। हाँ, टैक्सेस पे करना पड़ते हैं, हमारे ऊपर भी तो वही सारी बोझ हैं, ठीक है। तो तुम समझ रहे हो बात को, समझ रहे हो क्यों मेन काम है भैया। काम इसलिए ही है कि आपका क्या कहते हैं, जब मिडिल क्लास हर जगह इसलिए है क्योंकि यहाँ पे जो सबसे ज्यादा झेलने वाले का काम है वो मिडिल क्लास है। अमीर कोई रिवॉल्ट नहीं करता भाई, अमीर को क्या पड़ी है, उसके पास पैसा है, वो खाएगा, मस्त ऐश करेगा, जिएगा और अपनी जिंदगी जिएगा, उसको क्या पड़ी है कि वो रिवॉल्ट करे भाई, है बात नहीं है। हाँ सर बिल्कुल सही बात है। इसलिए हर जगह आपको मिडिल क्लास देखने को मिलेगी, हर जगह, हर जगह। आप A to Z देख लो, नेशनलिज्म इन इंडिया देख लो, नेशनलिज्म इन यूरोप देख लो, यूनिफिकेशन इन जर्मनी, इटली, हर जगह मिडिल क्लास देखने को मिलेगी। लेकिन यहाँ पे जर्मनी की बात करते हैं, बैक टू द टॉपिक। जर्मनी में मिडिल क्लास ने अटेम्प्ट तो करा, लेकिन भैया फेल हो गए, ठीक है, नहीं कर पाए वो। यहाँ पे आता है एक हीरो जिसका नाम है पर्शिया का चीफ मिनिस्टर ऑटो वॉन बिस्मार्क। बिस्मार्क कौन है, बिस्मार्क एक बहुत ही ब्रिलियंट माइंड है। कौन है भैया, बिस्मार्क इज अ ब्रिलियंट माइंड। क्या है नाम, ऑटो वॉन बिस्मार्क, ठीक है। काउंट कैमेलियो डी ऑटो, नहीं ये तो किसी और का नाम है, आगे आएगा वो। इसका पूरा नाम ये शायद यही है, कुछ और भी है इसके में नाम पे शायद, मैं भूल रहा हूं, लेकिन ऑटो वॉन बिस्मार्क इतना याद रखो। बिस्मार्क क्या करता है, बिस्मार्क कहता है कि भैया पर्शिया, पर्शिया, पर्शिया है मेरा, मैं वहां का चीफ मिनिस्टर हूं, ठीक है। और जो होता है, मैं यहाँ की आर्मी को भी जानता हूं, यहाँ की आर्मी को भी जानता हूं, यहाँ की आर्मी का सहारा लेता हूं
और जर्मनी पे हमला करवा देता हूँ। जर्मनी में जो लोग बैठे हुए हैं ना, जो आपके क्या कहते हैं भैया, ऑस्ट्रिया और डेनमार्क वाले लोग जर्मनी में कब्जा करे हुए बैठे हैं, ये अपना अपना अलग अलग राज्य बनाए हुए बैठे हैं, इन पर हमला करवा देता हूँ। उसने अपनी डिप्लोमेटिक अलायंस लगाई, उसने अपनी डिप्लोमेसी लगाई, उसने अपनी पॉलिटिक्स लगा दी पूरी के पूरी, और उसने 7 साल तक लड़ाई लड़वाई। किस में? ऑस्ट्रिया डेनमार्क के खिलाफ और फ्रांस के खिलाफ, जो होता है भैया पर्शिया की। अब अंत में पर्शिया की विक्ट्री होती है। पर्शिया की विक्ट्री यानी कि भैया जर्मनी की विक्ट्री, क्योंकि ऑटो वॉन बिस्मार्क जर्मनी के साथ है। और 18 जनवरी 1871 को 1871 को भैया जो होता है जर्मन स्टेट्स को आपका ऑटो वॉन बिस्मार्क क्या कहते हैं, नया जर्मन एम्पायर बना दिया जाता है। सारी की सारी जर्मन स्टेट्स इकट्ठा होती हैं, जो कि तुम्हारी ये फोटो शो कर रही है। ये फोटो को जरा ध्यान से देखोगे, फोटो एनालाइजेशन भी तो इंपॉर्टेंट होता है भैया। हम इसको अपने आप को हाइड करते हैं, जरा फोटो एनालाइज कराते हैं। देखो भैया, यहाँ पे ये ऑटो वॉन बिस्मार्क है, ये यहाँ पे ये ऑटो वॉन बिस्मार्क है, ये यहाँ पे इनका जो होता है ताजपोशी हो रही है। ये सारी की सारी जर्मन स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव, जो कि 39 स्टेट्स हैं, 39 स्टेट्स हैं, या 39 स्टेट्स या उससे ऊपर की हैं। 39 स्टेट्स हैं जो कि नेपोलियन ने सेट करी थी। ये उनके सारे के सारे रिप्रेजेंटेटिव्स खड़े हैं। ये थोड़ा सा यहाँ पे मेन क्या कहते हैं, वही राजगद्दी पड़ी हुई है जिसपे ये बैठा हुआ है। ये गार्ड्स वगैरह खड़े हुए दिख रहे हैं। तो यहाँ पे इसका पूरा का पूरा राज्य अभिषेक जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं, राज्य अभिषेक हो रहा है इसका, ठीक है, ऑटो वॉन बिस्मार्क का। अब यहाँ पे जो होता है भैया जर्मनी का एम्पायर बना दिया जाता है ऑटो वॉन बिस्मार्क को। तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। आज के टाइम की जैसे इटली तुम देखते हो, आज हमारी इटली है, क्या तुम्हें लगता है पहले टाइम से इटली ऐसे ही थी है? लेकिन सर उस टाइम मनी लेस थी, बस प्रोडक्ट ज्यादा होते थे। आज के टाइम में प्रोडक्ट में पैसे हैं बट प्रोडक्ट आज के पीरियड में पैसे हैं बट प्रोडक्ट इज टू एक्सपेंसिव। देखो उस टाइम में प्रोडक्ट, यस बिल्कुल सही कह रहे हो, उस टाइम में मनी नहीं थी तो प्रोडक्ट सस्ते थे। सम डिमांड सप्लाई चेन के तौर पर होता है भाई। डिमांड जिस चीज की ज्यादा होगी, जाहिर सी बात है अगर उसकी सप्लाई नहीं हो तो दाम बढ़ जाता है, ठीक है। तो पुराने टाइम में लोगों के पास पैसा नहीं था लेकिन दाम कम थे, अब के लोगों के पास में पैसा है लेकिन दाम ज्यादा है। तो ये सारी चीजें ऊपर नीचे होती रहती हैं। आप जरा जानो कि भैया इटली आज के जमाने का इटली नहीं है। अगर तुम इटली को देखे होगे ना तो इटली कुछ ऐसा दिखता है जैसे एक चीरा लगा हुआ हो ऐसे करके, कुछ ऐसा सा इटली का मैप, ठीक, ऐसा सा इटली का मैप। इसमें 7 स्टेट थे। सोच रहे हो कैसा सा दिखता होगा भाई, जिसमें से एक स्टेट था जिसका नाम था सेरिडीनिया पेडामोंट। क्या नाम था भैया, क्या नाम था, फिर से बताओगे मेरे को? हाँ जी, सार्डिनिया पेडामोंट कहते हैं इसको, सार्डिनिया पेडामोंट, ठीक है, पेडामोंट। ये भैया ये जो स्टेट था, अकेला एक ऐसा स्टेट था जो कि इटालियन प्रिंसली हाउस द्वारा रूल किया जाता था। बाकी सारे के सारे अलग अलग एम्पायर्स थे। यहाँ पे हमारे इन चचा का भी रोल आता है जिनका नाम है मिजानी। क्या रोल आता है सर? ये आपके क्या कहते हैं एक पार्टी के लीडर थे, एक पार्टी के लीडर थे एग्जाइल में, जो कि 1861 में इन्होंने यंग इटली करके एक सोसाइटी बनाई। क्या एक आर हो गए, अरे रे हाँ एक आर हो गए, लुक लाइक अमीबा। हाँ पता है भाई, अमीबा का जो होता है भैया होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में अमीबा को पढ़ते हो। अमीबा खाता है भैया, सीडोपोडिया निकालता है, उसके अंदर सीडोपोडिया यानी कि फॉल्स फीट उसके कहा जाता है, फॉल्स फीट निकालता है उसके अंदर भैया। होलोजोइक न्यूट्रिशन के जरिए वो अपना क्या कहते हैं फूड खा देता है। फूड खाने के बाद में भैया उसकी सेल वॉल ब्रेक करती है, ब्रेक करने के बाद में सारा का सारा फूड बाहर निकल जाता है। उसके बाद में प्लाज्मोडियम भी सेमी सीलिया के तौर पर प्लाज्मोडियम जो होता है अपना खाना खाता है। और उसके बाद में तुम अपना क्या कहते हैं ह्यूमन, आपका ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ते हैं, उसके अंदर इंजेक्शन का पहला टॉपिक है। एम आई राइट? एनसीईआरटी इस तरीके से है। ये हाँ ऐसे ही एसएसटी चलती है दिमाग में। देखिए अभी तुम कहोगे पूरा चैप्टर ऐसे सुना दूंगा तुमको। हाँ एनसीईआरटी का तुम्हें पेज नंबर भी बता दूंगा कौन से पेज नंबर में है। हाँ भाई बायो एक्सपर्ट, अरे अरे रे 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 रे, ठीक है तुम अभी जानते कहाँ हो। चलो ठीक है। हाँ यंग इटली सीक्रेट सोसाइटी बनाते हैं भैया हमारे मिजानी चचा। और ये जो सीक्रेट सोसाइटी है ये 2 अपराइजिंग्स करते हैं इसके जरिए, ठीक है। हाँ 2 अपराइजिंग्स करते हैं इसके जरिए, 1831 में, 1848 में। लेकिन दोनों बार मिजानी चचा के आंसू निकल जाते हैं।
मिजानी चचा के आंसू निकल जाते हैं। मिजानी चचा भी लाइक ओए 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 ओए, ठीक है, का हुई हुई, ठीक है। तो मिजानी चचा भी लाइक दिस तरीके से रोने लगते हैं मिजानी चचा। उसके बाद की बात करते हैं। उसके बाद आते हैं हमारे नेक्स्ट, उसके बाद आते हैं हमारे नेक्स्ट आते हैं हमारे ये नेक्स्ट क्या नाम है? नेक्स्ट है हमारे नाम केवर नाम है, लेकिन पूरा नाम मैं बताऊं, पूरा नाम है इनका काउंट कैमेलियो डी केवर, ठीक है, बहुत बढ़िया नाम है, काउंट कैमेलियो डी केवर। तो केवर चचा आते हैं, चीफ मिनिस्टर बनते हैं पेडामोन के 1852 में। 1852 में जो होता है भैया ये बनते हैं चीफ मिनिस्टर। ये तो रेवोल्यूशनरी भी नहीं थे, ना ही कोई डेमोक्रेटिक पर्सन था, लेकिन ये जाना जाता है रियल मेकर ऑफ इटली का, क्योंकि इसने वही टेक्टफुल और डिप्लोमेटिक अलायंस बिठाई फ्रांस के साथ में। और इटली में क्योंकि ऑस्ट्रिया का मेन रूल था, ठीक है, विशाल रावत बच्चा वेलकम, ऑस्ट्रिया का मेन रूल था, तो ऑस्ट्रियन फोर्सेस को डिफीट कर देता है 1859 में। और अल्टीमेटली ऑस्ट्रियन फोर्सेस जब डिफीट हो जाती हैं तो भैया रियल मेकर ऑफ इटली इसको कहा जाता है। उसके बाद में हमारे एक चचा ये रह रहे हैं जो कि लास्ट है, इन्हें कहा जाता है गिसिपी गरीबल्दी। गरीबल्दी नाम रख दो या गरीबल्दी कह दो, कैसे ही कह दो, ठीक है, तुम्हारी मर्जी। ये देख रहे हो लाल कपड़ा पहने, इनको हीरो ऑफ रेड शेड कहा जाता है, रेड शेड मूवमेंट, ठीक है, रेड शेड मूवमेंट। रेड शेड मूवमेंट कैसे होता है भैया? रेड शेड मूवमेंट ऐसा है इनका, ये है भैया हमारे मेन, इन्होंने ग्राउंड लेवल पे वर्क करा है इटली को यूनिफाई करने में, ठीक है। एसएसटी नहीं आती सर, अरे भैया हमसे पढ़ ले यार, एसएसटी नहीं, तुमको एसएसटी का पूरा एसएसटी इधर घूमेगी, इधर ऐसे करके, समझ रहे हो, ऐसे घूमेगी एसएसटी यहाँ पे, ठीक है। हाँ, और अगर साइंस तुमने हमसे पढ़ ली तो साइंस तो ऊपर घूमती है, ठीक है। फिलहाल अभी यहाँ एसएसटी पढ़ो, ठीक है, चलो ओके। अब यहाँ पे जो होता है भैया ये 1833 में मिजानी से मिलते हैं और यंग इटली मूवमेंट को ज्वाइन करते हैं। उसके बाद में ये रेड शेड रेवोल्यूशनरी मूवमेंट चालू करते हैं, साउथ इटली में जाते हैं किंगडम ऑफ टू स्लाइसेस में, और वहां पे लोकल सपोर्ट पकड़ते हैं। लोकल सपोर्ट को पकड़ के वहां पे स्पेनिश रूलर्स रूल कर रहे होते हैं, उनको ये मार भगाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो होता है भैया, यहाँ पे अल्टीमेटली विक्टर इमैनुअल को किंग ऑफ इटली बनाया जाता है। विक्टर इमैनुअल सेकंड है जिनको किंग ऑफ इटली यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया जाता है, ओके। अब आगे बढ़ते हैं जनाब, स्ट्रेंज केस ऑफ द ब्रिटेन। ब्रिटेन का अलग ही केस है भाई, ब्रिटेन दिमाग के ऊपर नहीं, दिमाग के अंदर घूमनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, केमिस्ट्री कैसी लगती है तुमको? हाउ यू फील अबाउट केमिस्ट्री? हाउ यू फील अबाउट फिजिक्स, ओम्स लॉ? एसएसटी का तो छोड़ो भाई, एसएसटी तो ठीक है, तुम्हारे दिमाग के दिल के अंदर बैठ जाएगी। हाउ यू फील अबाउट फिजिक्स एंड केमिस्ट्री एंड साइंस? टेल मी हाउ यू फील अबाउट इट। कैसा लगता है, कैसा लगता है केमिस्ट्री के अंदर क्या कहते हैं हीरो हीरोइन वाली रिएक्शन पढ़ते हुए, है कैसा लगता है कि भैया एक था हीरो, एक थी हीरोइन, एक था विलन, विलन लेके किडनैप करके ले गया हीरोइन को, और अल्टीमेटली हीरो गया विलन को बहुत मारा और हीरोइन को छुड़ा के चला आया, और भैया हमारा विलन रोता रह गया। मैं किसकी बात कर रहा हूँ? मैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। ओ ये चलो बैक टू द पॉइंट, हम थोड़ी देर में डिस्कस कर लेंगे इसको। स्ट्रेंज केस ऑफ द ब्रिटेन। ब्रिटेन के अंदर देखो बहुत ही अलग सा केस हमें देखने को मिलता है। ब्रिटेन आपका बहुत टाइम तक मतलब ब्रिटेन के अंदर ऐसा था कि कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट्स नाम के दो ग्रुप रहा करते थे। यहाँ पे जो मेन आपका इंग्लिश नेशन है, इसकी बहुत ज्यादा स्टडी ग्रोथ देखने को मिलती है हमें। यहाँ पे ब्रिटिश नाम का कोई नहीं था। 18वीं शताब्दी से पहले की बात करें तो वहां पे वो इंग्लिश लोग रहा करते थे, इंग्लिश वेलिश या स्कॉटिश लोग जिसको कहा जाता है, या आयरिश लोग भी इसको कहते हैं, ठीक है। आयरिश लोग वहां पे रहा करते थे। लेकिन अब यहाँ पे इंग्लिश नेशन ग्रो हुआ और वहां पे जो होता है भैया क्या कहते हैं, इंग्लैंड के कुछ जो होता है वहां पे ज्यादा इन्फ्लुएंस देखने को मिलने लगा। उसके बाद में ये इंपॉर्टेंट नहीं है एज पर दी बोर्ड परस्पेक्टिव, लेकिन मैं तुमको समझाई दे रहा हूँ क्योंकि भैया वहां पे इंग्लिश लोगों का ज्यादा रोल देखने को मिलता है और वहां पे भैया इंग्लैंड का ज्यादा इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है भाई। और वहां पे जो कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट्स हैं, इनसे वहां का पार्लियामेंट डोमिनेट करने लगता है और अल्टीमेटली वहां पे जो इंग्लिश मेंबर जो वहां के ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स से ब्रिटेन के
सर ब्रिटेन में कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, ब्रिटेन में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की चल रही है इस टाइम पे। अगर अभी की बात करोगे तो वहां पे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, वहां के राजा रानी है, लेकिन वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन भी है, ठीक है। वहां पे पार्लियामेंट है, वहां पे जो होता है इलेक्शंस होते हैं, ठीक है, जनरल इलेक्शंस होते हैं वहां पे। तो ब्रिटेन हैव अ पार्लियामेंट, ब्रिटेन हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन, बट दैट इज नॉट अ डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज द मोनार्कियल कॉन्स्टिट्यूशन दैट ब्रिटेन हैव, ठीक है। ओके, तो अब यहाँ पे क्या कहते हैं, 1801 की बात है भैया, नया ब्रिटिश नेशन बनता है, क्योंकि वहां पे एक डोमिनेंट इंग्लिश कल्चर है, इसलिए वहां पे जो प्रोपोगेशन है वो इंग्लिश कल्चर है। और यहाँ पे आज के टाइम में भी हम देख सकते हैं ब्रिटेन का जो नेशनल एंथम है वो कुछ इसी तरीके से है, गॉड सेव अवर नोबल किंग, ठीक है, हमारे राजा को गॉड सेव रखना या हमारी रानी को सेव रखना, इस तरीके से भैया आज भी हमें देखने को मिलता है। यानी वहां पे एक पर्टिकुलर सेक्शन की डोमिनेशन की वजह से पूरा का पूरा नेशन बना हुआ है, और वही हमें आज तक देखने को मिलता है कि भैया वहां पे एक पर्टिकुलरली लीनियज चलती चली आ रही है, जिसमें जो होता है कुछ पर्टिकुलर ग्रुप्स हैं जो कि अपनी राजशाही करते हुए आ रहे हैं, जो कि अपनी राजाशाही कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका स्ट्रेंज केज ऑफ ब्रिटेन देखने को मिलता है। अगर हम इसके आगे की बात करें तो इसके आगे हमें देखने को मिलता है भैया ये टॉपिक जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है, ये आपका पूछा जाने वाला है बोर्ड एग्जामिनेशंस के अंदर। क्या है भैया, मानवीकरण ऑफ द नेशन, द पर्सोनिफिकेशन ऑफ द नेशन और द विजुअलाइजेशन ऑफ द नेशन, नेशन का विजुअलाइजेशन। यहाँ पे नेशन का विजुअलाइजेशन क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, देखो भाई, नेशन का विजुअलाइजेशन कुछ इस फॉर्मेट में इंपॉर्टेंट हो जाता है कि लोगों को पता तो चले कि आखिरकार भैया हो क्या रहा है, ठीक है, आखिरकार हो क्या रहा है। अब जैसे भैया हम बात करते हैं, क्या कहते हैं आपका जर्मन की, जर्मन में जर्मेनिया बनती है, जो कि एलिग्योरी है किसकी, जर्मन नेशन की, जर्मन नेशन की, और वो ओक लीव्स का, किसका, ओक लीव्स का क्राउन पहनती है, और वहाँ यहाँ पे ओक लीफ का क्राउन पहनती है, हाथ में तलवार रखती है, और यहाँ पे पीछे जर्मन का झंडा है, और जो होता है यहाँ पे एकदम अलर्ट पोजीशन है, तो यहाँ पे रेडी टू वॉर है। यहाँ पे ये ओक लीव्स हीरोइज्म के लिए बहुत ज्यादा हीरोइक है, यहाँ पे प्रोटेक्ट के लिए हैं कि भैया ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करेंगे, अपने कंट्री को प्रोटेक्ट करेंगे, जर्मन नेशन को प्रोटेक्ट करा जाएगा। और यहाँ पे बहुत सारी और चीजें हैं, एनसीईआरटी के अंदर देखोगे जाके तो जर्मेनिया की एक ऐसी इमेज बनी है जिसमें वो लेटी हुई है ऐसे करके, और हाथ में उसके बेड़ियां हैं, क्यों, क्योंकि वो या हाँ, इसलिए जो होता है भाई यहाँ पे उसकी बेड़ियां हैं ताकि वो फ्री नहीं है। यहाँ पे लिबरलिज्म की भी फिलॉसफी को शो करा जा रहा है, ठीक है। ये हिंदी इज आल्सो इंक्लूडेड, हाँ, इसलिए कह रहा हूं मैं, कोई रेफरेंस बुक की जरूरत नहीं है अगर तुम इन नोट्स को रीड आउट करते हो, ठीक है। ओके, आइए लास्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। लास्ट स्लाइड, बाल्कन द सोर्स ऑफ द टेंशन। बाल्कन वो है, ये तुम्हारा आखिरकार बढ़ते बढ़ते उस टाइम पे आ पहुंचा है जहां पे बाल्कन्स की बात हो रही है। बाल्कन क्या है भाई, व्हाट इज बाल्कन? बाल्कन एक ऐसा रीजन है जो कि आज की 11 कंट्रीज को कंप्राइज कर रहा है। कैसा रीजन है भैया बाल्कन? बाल्कन एक ऐसा रीजन है जो कि आज की 11 कंट्रीज को कंप्राइज करता है, एक दो कंट्रीज को नहीं भाई साहब, 11 कंट्रीज आज की बाल्कन रीजन के अंदर आती है। ये वो रीजन है जो कि तुम्हारा ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड का हिस्सा था एक टाइम में, जिनके इनहेबिटेंट्स को बहुत बड़े नामी ग्रामी तौर पे जाना जाता है, स्लेव्स, ठीक है। किस नाम से जाना जाता है? स्लेव्स। क्लास 9 की घंटी बजी, द ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड, अफ्रीका से अमेरिका से यूरोप के कैरेबियन आइलैंड्स तक, हाँ, चमकी चमकी चमकी। तो ये वो एरिया है बाल्कन्स रीजन। अब यहाँ पे जाहिर सी बात है, यहाँ पे स्लेव्स है, यहाँ पे रिसोर्सेज है, तो यहाँ पे रिसोर्सेज है तो हर कोई चाहेगा, एवरीवन वांट्स कि वो यहाँ पर रूल आउट करे, एवरीवन वांट्स यहाँ पे वो रूल आउट करे। तो यहाँ पे जब हर कोई चाहेगा कि यहाँ पे वो अपना रूल एस्टेब्लिश करे, तो बहुत सारी इन कंट्रीज में कॉन्फ्लिक्ट होना चालू हो जाएगा। अगर हम पुराने टाइम से देखें तो पुराने टाइम से इट इज द पार्ट ऑफ द ओटोमन एम्पायर, ओटोमन एम्पायर का पार्ट था ये। लेकिन उसके बाद में जो होता है ये बहुत बड़े कॉन्फ्लिक्ट का एक जोन बनता है, और अल्टीमेटली जनाब बाल्कन रीजन जो होता है वो लीड आउट कर देता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को, और यहां से भैया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की कहानी चालू होती है। अब हमारा 16 तारीख को जो चैप्टर चालू होगा वो यहीं से चालू हो जाएगा कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो चालू हुआ था उसका इंडिया पे क्या इंपैक्ट पड़ा था। इंडिया पे उसका इस तरीके से इंपैक्ट पड़ा कि इंडिया के अंदर इंडियन जो आपका
इंडिया के अंदर भैया ब्रिटिश का जो रूल चल रहा था वो यही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ब्रिटिश अंपायर लड़ेगी, और ब्रिटिश अंपायर इसी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के खर्चों को निपटाने के लिए इंडिया के ऊपर टैक्सेस बढ़ाएगी, और इंडिया के फार्मर्स को, इंडिया के जो होता है वो जो क्या कहते हैं लोकल लोग हैं, उनको जबरदस्ती आर्मी के अंदर रिक्रूट करा जाएगा, और इसी वजह से इंडिया के अंदर भी रेवोल्यूशन चालू हो जाएगा, और सबसे पहला अपराइजिंग ऑफ द रेवोल्यूशन हमें इंडिया के अंदर भी देखने को मिलेगी। ठीक है, सबसे पहली अपराइजिंग ऑफ द रेवोल्यूशन हमें इंडिया के अंदर देखने को मिलेगी। तो ये कहानी हर चीज रिलेट करती है, कोई चीज ऐसी नहीं होती है जो कि रिलेट आउट ना करे। ठीक है, तो हर चीज रिलेटेड होती है। और अब यहाँ पे चैप्टर आपका समाप्ति पे आता है। आप आइए जनाब जरा देखते हैं, या आप लोगों से थोड़े डाउट वगैरह लेते हैं। हाँ जी, बताइए, इफ यू हैव एनी डाउट्स, यस प्लीज डिस्कस। चैप्टर इज ओवर। बताइए बच्चा पहाड़ी, कोई डाउट हो, कोई परेशानी हो। या अब हम जो होता है आपका चैप्टर करेंगे, क्या कहते हैं, मैं एक बार आपको चीजें दिखा भी देता हूँ, रुक जाओ 2 मिनट रुको, मैं आपको चीजें दिखा भी देता हूँ मैंने कहाँ पे क्या चीज शेयर करी है। हम्म। ओके, वेट अ मिनट बच्चे पार्टी। इंपॉर्टेंट सिंबल, इंपॉर्टेंट सिंबल आपका क्या कहते हैं, हम्म, या या ओके, ये आ जाइए बच्चे पार्टी। यहाँ पे आ गए हम लोग, और ये रहा आपका चैनल एम भाई। ठीक है, यहाँ पे आप अभी देख रहे हैं, ये हमारी नेशनलिज्म इन यूरोप है, और फिर क्या कहते हैं हमारी फ्रेंच रेवोल्यूशन क्लास 9 की। उससे पहले आओगे यहाँ पे, देखो सर क्लास 9 के एसएसटी आप नहीं लेते, रुचि बच्चा मैं ही ले रहा हूँ क्लास 9 के एसएसटी अभी। तो आप यहाँ पे देखोगे, जो शेड्यूल की बात कर रहा था मैं, शेड्यूल के अंदर आपको ये वाली वीडियो देखने को मिलेगी, ये मैंने कल डाली है। इसके अंदर आपको सारा शेड्यूल मैंने दे दिया है। ठीक है, ये देख रहे हो, ये शेड्यूल है आपका यहाँ पे, तो शेड्यूल है, और ये जो शेड्यूल की लिंक है, अगर तुम डाउनलोड करना चाहते हो कि भैया मेरे को शेड्यूल चाहिए है, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख रहे हो, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये देखो क्लास की पीडीएफ है, ये यहाँ से तुम्हारा शेड्यूल है, और ये शेड्यूल मैं तुम्हें दिखा भी देता हूँ किस तरीके का दिखता है। इस तरीके का शेड्यूल है क्लास 9 का। आज हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन कंप्लीट कर दिया 8 से 9 पीएम पे, और 16 अगस्त को परसों हम 8 से 9 पीएम पे सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन करेंगे। क्लास 10 आज हमने राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप कंप्लीट कर दिया, और फिर हम जो होता है वो नेशनलिज्म इन इंडिया कवर करेंगे। ठीक है, नेशनलिज्म इन इंडिया, नेशनलिज्म इन इंडिया को हम कवर करेंगे। फिर उसके बाद में हम रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट पे जाएंगे, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, पावर शेयरिंग एंड फेडरलिज्म एंड डेवलपमेंट। ठीक है, इस तरीके से हम लोग जो होता है चीजों को कवर करते हुए चले जाएंगे। ओके, या हाँ जी, तो क्लियर है ये सब चीजों, क्लियर है? थैंक यू सो मच भाई। ओके, एंड प्लीज लाइक बाइक करते जाया करिए यार सेशंस को। ठीक है, और बाकी आपके 1-2 बैचेस भी चालू हो रहे हैं, आई विल बी देयर इन द बैचेस फॉर एसएसटी। ठीक है, ओके, और साथ साथ में साइंस वाइंस भी लेता रहूंगा था। ठीक है, टेंशन नॉट। ओके, बाकी अगर नोट्स वोट्स चाहिए यार तो आई मिस द फ्रेंच रेवोल्यूशन क्लास, कोई बात नहीं, आप बाद में देख सकते हो। 1 and 1.5 आवर्स में मैंने पूरी फ्रेंच रेवोल्यूशन कंप्लीट करा दी है। दिस इज द 1 hour 27 minutes क्लास। सो इसमें मैंने पूरी की पूरी फ्रेंच रेवोल्यूशन को डिटेल के अंदर भाई साहब एकदम तगड़ी तौर पे कराया है। ठीक है, एकदम तगड़ी तौर पे आपका जो होता है वो पूरा मैंने डिटेल में करा दिया है फ्रेंच रेवोल्यूशन में। या ओके, ठीक है,
If you have any doubts, then please tell. This is the class for the French Revolution. सर पीडीएफ कहाँ मिलेगा? पीडीएफ प्रॉबेबली आपको यहाँ पे इस क्लास का तो यहाँ पे मिल जाएगा, अगर बाकी नोट्स चाहिए तो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे नोट्स, ठीक है? ओके, यहाँ पे मिल जाएंगे नोट्स आपको, एंड बाकी आपका क्लास पीडीएफ आई विल टेल द टीम, वो आपको क्लास पीडीएफ भी प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है? ठीक है, ओके। या कोई डाउट हो बताइए बच्चे पढ़ी। शेड्यूल आप जाके देख सकते हो बच्चा, उसमें जितने भी चैप्टर्स हैं, मैंने दो चैप्टर्स लिए जनरली, जितने भी आपका आता है क्या कहते हैं हाफ ईयरली के अंदर, तो मैंने जनरली दो चैप्टर ही उठाए हैं आपका। या एंड बाकी आप यार प्लीज अपने अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना, ठीक है, ताकि वो लोग भी आके इसको ज्वाइन करें एंड दे विल गेट सम बेनिफिट फ्रॉम इट, ठीक है? और भाई आप अपने अपने क्लास वालों को एटलीस्ट जरूर शेयर करो, अगर मेरा अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक करो यार इसको और शेयर करो अपने अपने दोस्तों को, ठीक है? ओके ओके। हम्म। यस, अगर कोई डाउट है यार पूछ लो, फिर मैं एंड करते हैं, ठीक है बच्चा पार्टी? बताइए इफ यू हैव एनी डाउट, एंड हैप्पी इंडिपेंडेंस टू ऑल ऑफ माय डियर बच्चा पार्टी, ठीक है? या ठीक है, ओके। सो टिल देन गुड बाय एंड गुड नाइट एंड स्टे सेफ, ठीक है? आई विल मीट यू डे आफ्टर टुमारो विद न्यू सेशंस, एंड कल एंजॉय करो यार, ठीक है? कल एंजॉय करो, तब तक के लिए गुड एंड बाय। Keep imbibing. We believe in you.